हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं ज्योग्राफी के चैप्टर, यानी ज्योग्राफी जो भूगोल है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाला है, क्योंकि इसमें हम भूगोल के विषय में बहुत ही विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। जैव मंडल। और जैव मंडल के अंतर्गत जो है हमारा पहला टॉपिक आया है जैव मंडल तथा उनकी इसकी सीमाएं। देखिए, जैव मंडल है और जैव मंडल की कितनी सीमाएं हैं, लेकिन सबसे पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कि जैव मंडल होती क्या है और जैव मंडल के जो है मुख्य तत्व कौन कौन से हैं और जैव मंडल का निर्माण किस प्रकार हुआ है। तो यहाँ क्वेश्चन के भरमार है, लेकिन कहते हैं क्वेश्चन जब तक हम समझें तब तक जो है हमें आंसर के वो ही समझना ज़रूरी होगा, क्योंकि जो बच्चे क्वेश्चन को नहीं समझते हैं उनको आंसर भी सही से याद नहीं हो सकता। क्योंकि अगर आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंडिंग कर लेते हो तो आंसर जो है बेखूबी जो है आसानी से कर सकते हो। कहते हैं अगर जैव मंडल है उसकी सीमाओं की बात करें तो यहाँ पर साफ कर देता है कि सीधे साधे शब्दों में जैव मंडल पृथ्वी की वह सक्रिय पट्टी है जिसमें सभी प्रकार के जीव विद्यमान हैं। यानी जैव मंडल में ही जीवों का जो है रहना संभव हुआ है और जैव मंडल में ही जीव जो है रहते हैं। क्या तुम जानते हो कि इस पट्टी में जीवन क्यों संभव हुआ? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन चिन्ह है कि आखिर इसी पट्टी में जीवन संभव क्यों हुआ। कहते हैं जीवन संभव होने के लिए तीन चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, एक भूमि, ठीक है, जल और वायु। तो क्या इसी में पाया जाता है ये? तो ये बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जो बच्चे इंटरेस्ट देना चाहते हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये बन जाता है। ठीक है, कि इस पट्टी में जीवन क्यों संभव हुआ? यह इसलिए क्योंकि यहाँ वह क्षेत्र है जहाँ जीवन के लिए आवश्यक तीनों वस्तुएं उचित मात्रा में मिलते हैं। अब तीन वस्तुओं कौन है? तो तीन वस्तु है भूमि, वायु, जल। अगर हम इसको भौगोलिक जो है शब्दों में कहें तो स्थल मंडल है, वायुमंडल है और जल मंडल है। तो यही तीन कारण जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसके कारण जैव मंडल यानी जीव जहाँ रहते हैं उसे जैव मंडल कहते हैं, उसमें जीव जंतु का रहना संभव हुआ है। ठीक है, मैं अब दोबारा बता दूं कि ये तीन जो है महत्वपूर्ण जिसकी वजह से जीवन संभव हुआ है, भूमि जिसको हम स्थल मंडल कहते हैं, वायु जिसको हम वायुमंडल कहते हैं और तीसरा जो है जल यानी जल मंडल। दूसरे शब्दों में यह सक्रिय पट्टी वह क्षेत्र है जहां स्थल मंडल, वायुमंडल, जल मंडल मिलते हैं, जिसको जो है चित्र से भी हम प्रदर्शित करने की कोशिश करेंगे। हम इन सक्रिय पट्टी का महत्व समझना काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा और यह मंडल में जो है ऊर्ध्वाधर रूप में लगभग 10 किलोमीटर तक ये विस्तृत है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात आ जाती है यहाँ पर कि वायुमंडल में रूप में ये लगभग 10 किलोमीटर तक विस्तृत है। यह समुद्र में जहाँ लगभग कहते हैं 10.4 किलोमीटर की गहराई तक और पृथ्वी की सतह से जो है लगभग जो है 8.2 किलोमीटर की गहराई तक सर्वाधिक जीवित जीव पाए जाते हैं। तो आप समझ सकते हो कितने महत्वपूर्ण है ये कि यह समुद्र में जहां लगभग कहते हैं 10.4 किलोमीटर की गहराई तक और पृथ्वी की सतह से लगभग 8.2 किलोमीटर की गहराई तक सर्वाधिक जीवित जीव पाए जाते हैं और विस्तृत भी हैं। जीवन के कुछ रूप विषय परिस्थिति में भी पाए जाते हैं, जैसे शैवाल जो है हम अलगाई कहते हैं और थर्मोफिलक। इस प्रकार के जीवन के दो उदाहरण हैं। कहते हैं शैवाल जिस जीवन के पहले रूप से एक माना जाता था, कहते बर्फीले अंटार्कटिका जैसे प्रतिकूल वातावरण में भी जीवित रह सकता है। दूसरे छोर पर जो है थर्मोफिलक ऊष्मा पसंद करने वाला है, यानी जीवाणु सामान्यतः जो है गहरे समुद्र में ज्वालामुखी रंध्रों में रहता है। अब देखिए, ज्वालामुखी रंध्रों में किसी जीव का विकास करना संभव ही नहीं है, बट ऐसा हुआ है थर्मोफिलक के कारण। तो देखिए, ये एमसीक्यू की रिगार्डिंग बन गया ना, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन बन जाता है ये, और जो है इंट्रेंस टेस्ट में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ऐसे कौन से जीव हैं जो उस उच्च तापमान पे रहते हैं। तो बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि भाई उच्च तापमान पर तो किसी का जीवित रहना संभव ही नहीं है, लेकिन ऐसा है थर्मोफिलक जो है समुद्र में ज्वालामुखी के रंध्रों में रहता है, जहां तापमान लगभग 300 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक रहता है। 100 सेल्सियस जो है बॉइलिंग पॉइंट होती है, ठीक है, और 300 डिग्री सेल्सियस की हम बात कर रहे हैं। तो सेल्सियस में देखिए 300 कितना अधिक गर्म हो सकता है। ठीक है, वास्तव में जीवाणु जो है खतरनाक 0 से कम तापमान पर जीवित नहीं रह सकता। अब देखिए, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि जो है बॉइलिंग पॉइंट जिसे हम कहते हैं 100 सेल्सियस, उस पर ये जीवाणु जो है जीवित नहीं रह सकता।
इसके लिए कम से कम 300 से उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और दिलचस्प यहाँ पर बात थी, शायद आपको इसके बारे में पता हो। कहते हैं जब जीवन शुरू हुआ तब स्थिति ऐसी नहीं थी। कहते हैं जब जीवन का उत्पत्ति यानी बिगेनिंग हुआ लाइफ का पृथ्वी पर, तो स्थिति ऐसी नहीं थी जैसा आज हमें मिला हुआ है। लगभग 7 अरब वर्ष पहले यह समझा जाता था कि पृथ्वी केवल एक संक्रिय विच्छिन्न भूमि है जो महासागरों के उथल भागों के घेरे हुए है। जीवन के रूपों में उपलब्धता के संदर्भ में क्षेत्र के विस्तार की प्रवृत्ति के अनुसार यह भविष्यवाणी की जा सकती है कि कुछ हजार वर्षों बाद जैव मंडल का विस्तार ऊपरी क्षोभ मंडल से आगे बढ़ सकता है। और इससे पता चलता है कि जैव मंडल का समय के साथ विकास हो रहा है, यानी जैव मंडल का जो विकास है हो रहा है। अब तक हमने जो है जैव मंडल के ऊर्ध्वाधर विस्तार की चर्चा किया है, लेकिन क्षैतिज रूप से जैव मंडल पूरे ग्लोब को घेरे हुए हैं। हालांकि सर्वाधिक गर्म और सर्वाधिक ठंडे क्षेत्रों में जीवन संभव नहीं हो सकता। तो ये तो हम भी जानते हैं कि सर्वाधिक गर्म और सर्वाधिक ठंडे क्षेत्रों में जीवन का पनपना संभव ही नहीं है, क्योंकि ना तो अधिक हम गर्मी सह सकते हैं, ना अधिक ठंड सह सकते हैं। तो ऐसे में जीवन का जो है विकास करना बहुत ही दुर्लभ कार्य है। कहते हैं अधिकतर जीवन एक सक्रिय पट्टी में सीमित है जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा सौर ऊर्जा को जो है ग्रहण करती है, जो कई प्रकार के जैव जीवन के लिए आवश्यक है। और यह संकरा क्षेत्र समुद्र तल से लगभग 180 से 200 फीट नीचे उष्मा तथा उत्क्षेपी कटिबंधीय पर्वत श्रृंखलाओं, यानी ये बात सही है कि समुद्र तल से जो है 6550 मीटर ऊपर में हम हिम रेखा के सबसे ऊपरी भाग तक विस्तृत है। कहते हैं जब यह हिम रेखा के पार विस्तृत होता है तो जीवन के रूप में बहुत कम हो जाता है। जो भी महत्वपूर्ण बात आता है यहाँ पर डायग्राम में भी जो है काफ़ी महत्वपूर्ण जो है विशेषताओं को उजागर कर रहा है। जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है जैव मंडल को दर्शाया गया है। अब जैव मंडल जहाँ पर जीव जंतु रहते हैं, ये कहते हैं तीनों तरफ से जो है विभिन्न स्थल मंडल, वायुमंडल और जल मंडल से घिरा हुआ है, और बीच में जो है जैव मंडल का निर्माण करता है जहाँ पर जीव जंतु जो है जीवित रहने के लिए अग्रसर होते हैं। तो ये डायग्राम भी काफ़ी महत्वपूर्ण है जो एग्ज़ाम व्यू से है। आपको इसको नोट कर लेना चाहिए अपने कॉपी में और एग्ज़ाम तक जो है याद रखना चाहिए। और ये डायग्राम अगर आप शो करोगे तो एग्जामिनर को काफ़ी इम्प्रेस होगा और काफ़ी आपको अच्छा से अच्छा जो है मार्क्स देने की कोशिश करेगा। तो कहते हैं ऐसे ही एग्ज़ाम होता है और आपको इसको ध्यान देने की आवश्यकता है। जैविक घटक काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं ये अबायोटिक जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो कहते हैं मोटे तौर पर इस घटकों में सभी अजैविक तत्व सम्मिलित होते हैं जो सभी जीव जो है जीवाणुओं के लिए आवश्यक होते हैं, जैसे स्थल मंडल, भूमपट्टी का ठोस भाग, वायुमंडल और जलमंडल। तो अजैविक घटक में जो है तीनों स्थल सम्मिलित होते हैं, चाहे स्थल मंडल हो, चाहे वायुमंडल हो, चाहे जलमंडल हो। खनिज पोषक तत्व, कुछ गैस तथा जल जैविक जीवन के लिए 3 मूलभूत आवश्यकताएं हैं। यानी खनिज पोषक तत्व, कुछ गैस तथा जल जैविक जीवन के लिए 3 जो है मूलभूत आवश्यकताएं हैं। कहते हैं मिट्टी अथवा अवसाद खनिज पोषक तत्वों को मुख्य भंडार है। इसे मृदा कह लो या मिट्टी कह लो, बात वही है, लेकिन मृदा और अवसाद जो है खनिज पोषक तत्वों के मुख्य भंडार के रूप में देखा जा सकता है। और कहते हैं वायुमंडल जैविक जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक गैस का भंडार है। यानी वायुमंडल जो है जैविक यानी जीव जंतुओं के लिए जीवन के लिए आवश्यक गैस का भंडार है, तथा महासागर तरल जल का जो है प्रमुख भंडार है। यहाँ ये तीनों भंडार आपस में मिलते हैं, वह क्षेत्रीय जैविक जीवन के लिए सबसे अधिक उपजाऊ क्षेत्र हो जाता है। मृदा की ऊपरी परत और महासागरों के उथले भाग जैविक जीवन को जो है जीवित रखने के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र होते हैं। तो आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि जीवन संभव तभी है जब जो है ये जैविक जो है जीवन के लिए बहुत ही काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है, और तभी जीवन जो है संभव है। अगर हम पॉइंट की बात करें तो कहते हैं मृदा की ऊपरी परत गैसों के आसानी से अंदर जाने और नमी के अंदर रिसने देती है। तो मिट्टी तो जनरल सी बात है, मिट्टी की ऊपरी परत गैसों को आसानी से अंदर जाने और नमी के अंदर रिसने देती है, क्योंकि मिट्टी ऐसा ही पदार्थ है। कहते हैं जबकि महासागर के उथले भाग सूर्य की रोशनी के अंदर जाने देते हैं
और धरातल महासागर के तलिए में विघटित गैसों को पोषक तत्वों को आसपास में मिलने देते हैं। तो इसका प्रभाव जो है महासागरों में भी देखने को मिल जाता है, जहाँ पर सूर्य की रोशनी जो है अंदर तक पहुँचती है और जो महासागरों में जीव जंतु पल और बढ़ रही होती है उनको जो है पोषण प्राप्त प्रदान करती है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ये दर्शाया गया है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है जैविक घटक। देखिए जैविक घटक काफ़ी महत्वपूर्ण है, कहते हैं हर एक क्लास के बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट रहता है। कहते हैं अगर जैविक घटक की हम बात करें तो इसमें पौधे, जीव जंतु और सूक्ष्म जीवाणु सहित जो है मानव पर्यावरण के 3 जैविक घटक यहाँ पर उपलब्ध होते हैं। और एक तरीके से इन्हें 3 उपतंत्र भी कहा जाता है, यानी 3 रूपों में जो है इसे हम विभक्त कर सकते हैं। यानी पहले जो होंगे पौधा, दूसरे होंगे जीव जंतु और तीसरा होगा सूक्ष्म। तो पहले के अगर हम विचार रखें तो पहला आता है पौधे। कहते हैं जैविक घटक के पौधे सबसे महत्वपूर्ण हैं, केवल वे ही प्राथमिक उत्पादक है क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। आपने बचपन से ही पढ़ा होगा कि पेड़ पौधे जो होते हैं प्राइमरी सोर्स होते हैं, क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और इसके लिए प्रकाश की आवश्यकता होता है और प्रकाश संश्लेषण में जो है अपना भोजन बनाते हैं। यानी इनके पत्तियों में जो क्लोरोफिल होती है उसके कारण जो है भोजन बनाना बहुत आसान हो जाता है। और आपने गार्ड सेल के बारे में भी पढ़ा होगा, ठीक है, और स्टोमेटा के बारे में भी पढ़ा होगा। तो सारे क्रियाएं इसी के इर्द गिर्द घूम रहा होता है और इसी कारण जो है प्रकाश संश्लेषण में जो है अपना भोजन जो है पौधे स्वयं बनाता है, इसलिए इसको प्राइमरी सोर्स के रूप में देखा जा सकता है। पौधे न केवल सभी प्रकार की जैविक पदार्थों का उत्पादन करते हैं बल्कि जैविक पदार्थ एवं पोषक तत्वों के चक्रण और पुनर्चक्रण भी बखूबी करते हैं। उसके पश्चात आता है पशु जीव जंतु, यानी पशु में आ जाता है। पौधे अलग प्राथमिक उत्पादक हैं, जो पशु मुख्यतः उपभोक्ता होते हैं, इसलिए पशुओं को विषम तंत्र कहा जाता है। पशुओं के 3 प्रमुख घटक होते हैं: पौधे द्वारा भोजन के रूप में उपलब्ध कराए गए जैविक पदार्थ का उपयोग करना, भोजन को ऊर्जा में बदलना, और तीसरा जो होता है ऊर्जा वृद्धि और विकास में प्रयोग करना। तो जीव जंतु जो होते हैं इसी तरह से जो है अपना जीवन यापन करते हैं और द्वितीय उपभोक्ता के रूप में जो है पौधे के बनाए हुए उत्पाद का जो है ग्रहण करते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर अगर हम सूक्ष्म जीव की बात करें तो काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है कि इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जीवाणु जैसे फफूंदी इत्यादि आते हैं और इसकी संख्या असीमित है। यानी संख्या देखा जाए तो असीमित का अर्थ होता है जिसका कोई सीमा न हो, यानी बहुत अधिक मात्रा में जो है हमें जीवाणु मिलते हैं, सूक्ष्म जीव मिलते हैं और इन्हें सामान्यतः अपघटक के रूप में भी जाना जाता है। आप सोचिएगा कि अपघटक का मतलब क्या होता है। अपघटक का मतलब होता है, आपने देखा होगा कोई जीव जंतु जो है सर गल रहा होता है तो सरने में जो है इन सूक्ष्म जीव का बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि यही जो है सराहने गलाने के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो समझ गए होंगे कि सूक्ष्म जीव क्यों इसको अपघटक कहा जाता है, क्योंकि जैसे कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि जीवाणु मृत पौधे और पशुओं को तथा अन्य जैविक पदार्थों को अपघटित कर देते हैं। अगर मान लीजिए कोई पेड़ पौधा टूट के गिर गया है तो सड़ने लग जाती है और सड़ने का कारण क्या बनती है? सूक्ष्म जीव, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसका कारण बनती है और उसको अपघटित कर देती है। इस प्रक्रिया द्वारा वो अपना भोजन भी प्राप्त करते हैं और अपघटन की इस प्रक्रिया द्वारा जटिल जैविक पदार्थों को विच्छेदित तथा पृथक कर देते हैं ताकि प्राथमिक उत्पाद अर्थात पौधे का उनका जो है पूरा पोषण प्राप्त हो सके। तो कहते हैं सभी जीव जंतु एक दूसरे पर ही आश्रित है। अब ये सोचिएगा कि ऐसा कैसे। देखिए कहते हैं पेड़ पौधा है तो पेड़ पौधों के न्यूट्रिशन की आवश्यकता भी होती है और न्यूट्रिशन कैसे प्राप्त होती है? कोई जीव जंतु मर जाता है या पेड़ पौधे गिर जाते हैं, टूट जाते हैं तो वो सड़ते हैं और सड़ाने में किसका काम है? अपघटक का काम है, यानी सूक्ष्म जीव का काम है। और वो अपघटक जो है जो सारे को जो है खाद में कन्वर्ट कर देंगे जिससे पेड़ पौधों को खाद मिल जाएगा। तो कहते हैं हर कोई जो है इंटरडिपेंडेंट है। आप सोचिएगा कि जीव जंतु का यहाँ रोल कहाँ है। अब जीव जंतु मरेगा और उसमें जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जो न्यूट्रिशन होते हैं, वो ज़मीन को ही जाएगा, धरती को ही जाएगा और धरती से जो है पेड़ पौधे न्यूट्रिशन प्राप्त करेंगे। तो कहते हैं हर कोई जीव जंतु जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तभी जो है धरती पर जीवन संभव हुआ है और ये तभी तक संभव रहेगा जब तक जो है सारी क्रियाएं होती रहेगी। अगर इनमें से कोई भी क्रिया अगर बंद हो गई तो पृथ्वी पे जीवन संभव नहीं रह सकेगी और इंसान हो चाहे जीव जंतु हो उसका जो है अंतिम जो होगा दिन होगा और वो जीवन का जो है अंतिम चरण होगा। हमारे समक्ष जो आया है अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक
पारिस्थितिक और पारित तंत्र, देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक क्लास के बच्चों के लिए। तो पारिस्थितिक और पारित तंत्र तो हर जगह होता ही होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कहते हैं पारिस्थितिक जीवों और उनके पर्यावरण के बीच होने वाले पारंपरिक क्रियाओं का अध्ययन हमें कराती है। अब पारिस्थितिक वैज्ञानिक यह अनुभव करते हैं कि प्रकृति के दो घटक जीव और पर्यावरण आपस में संबंधित ही नहीं है, बल्कि ये घटक एक निश्चित तंत्र के रूप में बड़े जो व्यवस्थित ढंग से कार्य भी करते हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। कहते हैं जीव हो या पर्यावरण हो, दोनों ही महत्वपूर्ण है और दोनों के दोनों जो है एक दूसरे पे आश्रित है। ठीक है, तो कहते हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है क्योंकि दोनों के दोनों जो है एक दूसरे पे आश्रित है और ये सच्चाई भी है। कहते हैं अगर एक का अस्तित्व खत्म होगा तो दूसरा ऑटोमेटिक ही जो है ख़त्म हो जाएगा। तो आप समझ सकते हो अगर पर्यावरण को अगर ख़त्म करते हो तो इंसान का अस्तित्व भी नहीं बचेगा। ये साइंटिस्ट भी जो है भली भांति कह रहे हैं। कहते हैं वास्तव में दोनों घटक जीव और पर्यावरण पृथक नहीं है। किसी एक विशेष जीव के लिए अन्य जीव उसके पर्यावरण का एक हिस्सा बन सकते हैं। इसी प्रकार से पर्यावरण को जीवों द्वारा बदला अथवा प्रभावित किया जा सकता है। अगर इसी बात को हम समझने की कोशिश करें तो ये जो है डायग्राम भी आपको भली भांति समझा सकता है। देखिए सूर्य जो ऊर्जा है, सौर ऊर्जा जो है ऊर्जा का प्रमुख स्रोत के रूप में देखा जा सकता है और इससे धरातल में मुद्राओं पर पड़ती है सहयोग होती है और इसमें शाकाहारी मांसाहारी सवारी सभी तरह के जीव जंतु जो है अपना जीवन यापन करते हैं। तो इसका मेन सोर्स अगर देखा जाए तो सौर ऊर्जा ही है, यानी सूर्य ही है और सूर्य के अंतर्गत ही सारे जीवन जो है चल पा रही है। क्योंकि अगर देखिए अगर पौधे जो है अगर भोजन नहीं बनाएंगे तो पौधे की वृद्धि नहीं हो पाएगी और दूसरे जीव जो पौधे पर आश्रित है वो नहीं बढ़ पाएंगे और जो दूसरे जीवों पर आश्रित है वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो हो गया ना, सारे के सारे एक दूसरे पर निर्भर है और इसका मेन सोर्स जो है ऊर्जा का सोर्स है सूर्य है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि ऊपर शाकाहारी मांसाहारी के बाद आता है तो पौधे शाकाहारी मांसाहारी एवं शाकाहारी जीवों के मृत शरीर के अंतर्गत आ जाता है और उसके बाद अगर इसको विघटित करने वाला है तो विषाणु जीवाणु एवं कवक इसको जो है मृत शरीर पर क्रिया करके अपघटन कर देते हैं और ये अपघटित पदार्थ जो है निमुक्त होकर ऊर्जा के रूप में फिर से चले जाते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण डायग्राम है एक पारितंत्र ऊर्जा का प्रभाव किस प्रकार होता है। तो यहाँ पर ये डायग्राम ने भली भांति हर बात को जो है उजागर करने की कोशिश किया है। कहते हैं अगर हम अंततः बात इस बात पे करें कि जीव और पर्यावरण एक तंत्र के परस्पर क्रियाएं करने वाले भाग हैं और इसलिए इस प्रकार के तंत्र का वर्णन करने के लिए आजकल पारितंत्र शब्द का उपयोग किया जाता है। पारितंत्र का ही संक्षिप्त रूप पारितंत्र है और इस शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम 1935 में एजी टैलेस द्वारा किया गया था, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण साइंटिस्ट थे। उन्होंने बहुत ही जो है इसको पारितंत्र का परिभाषित भी किया था। कहते हैं एक पारितंत्र को एक ऐसा तंत्र के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें एक दूसरे पर निर्भर रहने वाले घटक नियमित रूप से परस्पर क्रियाएँ करते हुए एक संपूर्ण का निर्माण करते हैं। यानी दूसरे शब्दों में जो है भूदृश्य का कोई भाग जिसमें जैविक और अजैविक घटक सम्मिलित हो एक पारितंत्र के रूप में तभी जाना जाता है जब उसके सभी घटक एक दूसरे के साथ संगठित हो। यानी देखा जाए तो पारितंत्र का मतलब ही होता है जहाँ पर हर तरह के जीव जंतु जो हो आश्रित हो रहते हो और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है एक पॉन्ड हो सकता है, एक तालाब हो सकता है। यानी उदाहरण के लिए देखा जाए तो एक झील या तालाब तब एक पारितंत्र है जब इसमें केवल एक ही जल स्थान समझकर इसे सभी प्रकार की संहिता के रूप में माना जाता है। उस विचार से तालाब जो है सूक्ष्म पारितंत्र का प्रतिनिधित्व भी करता है और जैव मंडल को एक बड़े पारितंत्र के रूप में भी जाना जाता है। मूल रूप से जो है अवधारणाएं दो पहलुओं के चारों ओर घूमती ही रहती है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो पहला तो यही है कि प्रथम यह कि विभिन्न घटकों और अपघटकों के मध्य अंत संबंधों का अध्ययन इसके अंतर्गत की जा सकती है। दूसरी बात ये लगता है कि दूसरे परितंत्र के विभिन्न घटकों के मध्य ऊर्जा का प्रभाव जो इस बात के लिए आवश्यक जो है निर्धारक है कि एक जैविक समुदाय कैसे कार्य कर सकता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आता है। इसलिए अगर हम इस पारितंत्र कार्य पक्ष का अध्ययन करें तो हम इसका अध्ययन निम्नलिखित अनुसार कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो आता है ऊर्जा प्रभाव, दूसरा आता है खाद्य श्रृंखला, तीसरा आता है पोषक अथवा जैव जो है भू रासायनिक चक्र, तीसरा जो है परिवर्धन एवं विकास, आगे जो है नियंत्रण संरचना और जो है सांस्कृतिक यानी साइबोटिक्स है और समय और स्थान में भी प्रतिरूप है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है इनके सारे का अपना जगह पर स्थान। अब देखते हैं इसके विस्तार पूर्वक हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसमें और क्या चीज़ उपलब्ध है।
सबसे पहले तो यही आता है पारित तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव किस प्रकार होती है। देखिए, जैसे कि हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि पारित तंत्र में अनुयुक्त क्रियाएं लगातार होती ही रहती है और घटकों और उपघटकों के मध्य जो है अन्य क्रियाओं में ऊर्जा प्रभाव और खनिज पोषकों का जो है चक्रण सम्मिलित होती है। ऊर्जा और खनिज की गति प्रदर्शित करने वाला एक सामान्य रेखा चित्र नीचे दिए गए हैं, जिससे आप भली भांति समझ सकते हो कि पारित तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव किस प्रकार होता है। और ये एग्जाम व्यू से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि पारित तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव कैसे होते हैं। तो 10वीं क्लास के बच्चों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये डायग्राम है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है आड़ी तिरछी जो है वेव की तरह यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। हर जीव जो है एक दूसरे जीवों पर आश्रित है और ये प्रभाव जो है कंटिन्यू चलती रहती है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। यानी खाद्य जाल में जो है हर एक जीव दूसरे जीवों पर निर्भर है और ये कंटिन्यू प्रोसेसिंग चलती रहती है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसको फूड वेब कहते हैं और हिंदी में इसे खाद्य जाल कहते हैं। इस प्रक्रिया में ऊर्जा का जो है हस्तांतरण एक सतर से दूसरे सतर तक हो जाता है। इसे पोषण सतर कहते हैं। यानी पोषण सतर काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम व्यू से, ठीक है। पोषण सतर वह सतर है अवस्था होती है जिसमें खाद्य ऊर्जा का एक समूह दूसरे समूह के हस्तांतरित होती है। यानी खाद्य पदार्थ की ऊर्जा जो होती है एक समूह से दूसरे समूह को जाती है, यानी एक जीव से दूसरे जीवों में जाती है। इसे और अच्छी तरह समझने के लिए हमें खाद्य श्रृंखला इसके संबंधी क्रियाकलाप की चर्चा करनी होगी। जैव मंडल में मोटे तौर पर दो प्रकार के जो है जीवित जीवों का समूह है। एक तो स्वयंपोषी होते हैं और एक परपोषी। स्वयंपोषी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और परपोषी जो दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं। इन परपोषियों को खाने की आदतों के आधार पर आगे 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। या तो शाकाहारी कह सकते हो, मांसाहारी कह सकते हो और सर्वाहारी। यानी परपोषियों को जो है 3 भागों में विभाजित करेंगे, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। पौधों को खाने वाले प्राणी शाकाहारी होते हैं और जो है मांस भक्षी प्राणियों को मांसाहारी कहते हैं। और सर्वाहारी जीव वो होते हैं जो पशु और पक्षी जो है पशुओं को दोनों को खाते हो, पौधों को भी खाते हो और जो है पशुओं को भी खाते हो। इसका जो है सबसे अच्छा एग्जाम्पल इंसान स्वयं ही है। यानी ह्यूमन जो है पेड़ पौधे भी खाते हैं और जीव जंतुओं को भी खाते हैं। तो इसलिए जो है सर्वाहारी के अंतर्गत जीव जंतु के साथ मनुष्य जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके पश्चात हमारे समक्ष खाद्य श्रृंखला चक्र, देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं खाद्य श्रृंखला क्या है, ये जानना हमारे लिए काफ़ी दिलचस्प रहेगा। खाद्य श्रृंखला को एक विशेष पोषक सतर के जीवों द्वारा दूसरे पोषक सतर के जीवों का ऊर्जा का हस्तांतरण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। सूर्य ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, ये तो आपको पता ही है कि ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन है, सूर्य है। और यह मृदा एवं जल में पौधों में उगने में सहायता भी करता है और पौधे अधिकतर शाकाहारी जीवों के भोजन के आधार है। और इन शाकाहारी जीवों को मांसाहारी जीव अपने खाद्य पदार्थों के रूप में प्रयोग करते हैं। और इनके अतिरिक्त कुछ जो है सर्वाहारी जीव हैं जो पौधे और पशु दोनों को ही खाते हैं। कहते हैं मृदा द्वारा अवशोषित सौर ऊर्जा पौधे और पशुओं के लिए रूप में परिचालित होती है। और कहते हैं इन जीवों का जीवन चक्र छोटा और कुछ समय बाद ये मर जाते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है खाद्य श्रृंखला चक्र, जो एग्जाम व्यू से भी महत्व रखता है। अब देखिए यहाँ पर आप डायग्राम देख सकते हो जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, खाद्य पिरामिड। अगर खाद्य पिरामिड को हम देखें तो पहले अगर एनर्जी पौधों में अगर 10,000 है तो आगे दूसरा जीव अगर वो खाता है तो इसमें 1 जीरो हट जाएगा, यानी सिर्फ 1,000 रह जाएगा। यानी 10,000 से 1,000। फिर अगले अगर जीव में जाता है तो 100 रह जाएगा। अगर और अगले जीव में जाता है तो 10 रह जाएगा और अगले जीव में जाता है तो 1% ही उपयोग ऊर्जा कर सकेगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसे हम 10% के नियम भी कहते हैं। और ये 10% के नियम जो है 10th क्लास वाले बच्चों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है और एग्ज़ाम में आता भी है कि 10% के नियम से आप क्या समझते हो। तो इसका मतलब ये है कि हर एक पोषण स्तर पर जो है एनर्जी का जो फ्लो होगा, यानी जो है 1 जीरो घटता चला जाएगा। जैसे 100 है, 10 है, 1 है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है समझने के लिए भी। अगर देखा जाए तो अंतिम स्तर पर सिर्फ 1% ऊर्जा ही शेष रह जाएगा, बाकी जितने भी होंगे ख़त्म हो जाएगा। यानी आप जितना मर्जी खा लो आपको 1% ही ऊर्जा यहाँ पर प्राप्त होने वाला है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण जो है पिक्चर दर्शा भी रहा है। जैसे ये जीव जंतु मर जाते हैं दूसरे जीवों का समूह अपना कार्य शुरू कर देता है, क्योंकि ये
पदार्थों को खाते हैं और ये मृत पौधों और पशुओं जो है अपघटन में सहायता भी करते हैं तथा इनमें मुक्त हुई ऊर्जा जो है मिट्टी द्वारा ग्रहण कर ली जाती है, जो पौधों को उगने में सहायक करती है। यानी कहते हैं हर एक जीव जंतु जो है दूसरे जीव जंतु पे आश्रित है। कहते हैं अगर आप इस बात को समझने की कोशिश करोगे, मान लीजिए जो है खाद्य हमें चाहिए, पेड़ पौधों को बढ़ने के लिए खाद चाहिए, तो खाद कैसे बनेगा? जब इसको जो है सूक्ष्म जीव अपघटित करेंगे। किसको करेंगे? मरे हुए जीव जंतु को, पेड़ पौधों को जब अपघटित करेंगे तो ये मिट्टी में जो है खाद के रूप में पौधों को जो है पोषण करेगी, और खाद जब पोषण होगा तो पेड़ पौधे बढ़ेंगे, तो जो जीव जंतु इस पर आश्रित है वो खा लेंगे। तो कहते हैं जीवन का जो फ्लो है इसी तरह चलती रहती है, हर जीव जंतु जो है एक दूसरे पर आश्रित है। तो कहते हैं किसी भी जीव जंतु को अगर आप नष्ट कीजिएगा तो कहते हैं दूसरे जीव जंतु का जो है ऑटोमेटिक जो है उसका अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। कहते हैं ऊपर वर्णित खाद्य श्रृंखला एक अत्यंत सरल खाद्य श्रृंखला है, लेकिन खाद्य श्रृंखला हमेशा इतनी सरल एवं एकाकी क्रम वाली नहीं होती है। सैकड़ों अंतर संबंधित एवं जो परंपरा व्यापी खाद्य श्रृंखला एक जटिल प्रतिरूप बनाती है। ऐसे प्रतिरूप को खाद्य जाल कहते हैं, यानी वेव। आपने मकड़ी के जाल देखी ही होगी, उसी तरह से जो है भोजन यहाँ पर एक दूसरे से ग्रहण करते हैं, तो यहाँ पर क्या बनाते हैं? खाद्य जाल। आइए अब हम देखते हैं कि विभिन्न पोषक तत्व क्या है। जैसे कि हमने पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि सूर्य अथवा सौर ऊर्जा सभी पौधों के लिए अपना भोजन तैयार करने का प्रमुख स्रोत के रूप में देखा जाता है। पौधे द्वारा संग्रहित जो होती है ऊर्जा पोषक तत्व के रूप में जानी जाती है, यानी पौधे जो संग्रहित करते हैं ऊर्जा आगे पोषक तत्व में जाते हैं और ये शाकाहारी जीवों के लिए ऊर्जा का स्रोत बन जाते हैं। यानी पौधे जो हैं जो ऊर्जा संग्रहित करते हैं वो शाकाहारी जीवों के लिए ऊर्जा का स्रोत बन जाता है। जब शाकाहारी पशु इन पौधों को खाते हैं तो उनको ऊर्जा स्थानांतरित पोषक तत्व 1 के रूप में जाता है से लेके पोषक तत्व 2 में को जाता है। फिर शाकाहारी जीवों द्वारा उपयोग की गई रासायनिक ऊर्जा भोजन द्वारा जो है पोषण तत्व 2 पर संग्रहित हो जाती है। कहते हैं मांसाहारी अपने भोजन के लिए अन्य पशुओं पर निर्भर रहते हैं और इन पशुओं को अपने जो ऊतक को बनाने के लिए बहुत सारी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर दर्शाया गया है। तो आप समझ गए होंगे कि एक सतह से दूसरे सतह पर जो है ऊर्जा का स्थानांतरण होना स्वाभाविक बात है। यहाँ पर ये अपनी ऊर्जा पोषक स्तर 2 से प्राप्त करना और उपभोग द्वारा प्राप्त करते हैं, और खाद्य श्रृंखला पोषक स्तर 3 को रासायनिक ऊर्जा का कुछ भाग जो होता है पोषक तत्व जो है चौथे को सर्वहारियों को हस्तांतरित हो जाती है। इसलिए खाद्य श्रृंखला में शीर्ष पर सर्वहारी है जो अपनी ऊर्जा सभी 3 स्तरों से प्राप्त करते हैं, यानी ये प्राइमरी से भी प्राप्त करते हैं, सेकेंडरी से भी करते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस प्रकार खाद्य श्रृंखला में प्रत्येक उच्च स्तर पर जो है क्रमिक रूप से जीवों की संख्या कम होती चली जाती है। जब क्रमिक स्तरों के जीवों की संख्या जो है कागज पर अंकित किया जाता है तो यह एक पिरामिड का आकार ग्रहण कर लेता है। इसलिए इसे खाद्य पिरामिड अथवा खाद्य पिरामिड भी कहा जाता है, जो कि काफ़ी एग्जाम व्यू से महत्वपूर्ण यहाँ पर रखता है। किसी भी पोषण स्तर पर जीवों की संख्या उसके निचले स्तर पर भोजन की उपलब्धता पर निर्भर करती है। निचले स्तर पर भोजन की उपलब्धताओं में वृद्धि के परिणाम स्वरूप उससे जो है उच्च पोषण स्तर पर जीवों की संख्या और विविधताओं में काफ़ी वृद्धि देखने को यहाँ मिलता है। अंत प्राकृतिक महत्वपूर्ण संतुलन को बनाए रखने के लिए भी भोजन की उपलब्धता मुख्य कारक के रूप में देखा जा सकता है। यह संतुलन कुछ सीमाओं के अंदर गतिशील और घटता बढ़ता रहता है। इसलिए इसे संतुलन को नियंत्रित करने के लिए प्रत्येक पारितंत्र का अपना एक रचनात्मक तंत्र होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक पारितंत्र में कुछ जो अंतर्निहित प्रक्रम होते हैं जिसमें पोषक अथवा पदार्थ हस्तांतरित होते रहते हैं, कभी किसी एक दिशा में तो कभी एक चक्र के रूप में। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर बात यहाँ पर आया है। यदि हम चक्र की बात करते हैं तो यहाँ पर बहुत से चक्र जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, चाहे ऑक्सीजन चक्र हो, कार्बन चक्र हो, चाहे नाइट्रोजन चक्र हो, चाहे फास्फोरस चक्र हो, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो हमारा इसी के अंतर्गत पहला जो है प्राकृतिक जैव भू रसायन चक्र। देखिए प्राकृतिक चक्र या जैव भू रसायन चक्र भी इसे कहते हैं। कहते हैं जैव भू रासायनिक चक्र जो है जैविक भूभागीय अथवा रासायनिक अंतक्रियाएं हैं और कुछ नहीं वरना केवल घुलनशील अजैविक पदार्थ जैसे पोषकों का संचलन और परिसंचलन है। और यह घुलनशील अजैविक पदार्थों या पोषक मुद्रा और विविध जैविक घटकों की जैविक प्रवस्था द्वारा जो है अजैविक तत्वों के वायुमंडलीय अवस्था को व्युत्पन्न होते हैं। और इस प्रकार से जैविक तत्व जैसे जो मिट्टी हो जा गया या वायुमंडल के पक्ष में जैविक पदार्थों को परिसंचलन और संचलन की वापसी होती है। अंत ये दोनों प्रणाली एक दूसरे के पूरक हैं
और एक चक्र को पूरा करती है। जैव रासायनिक चक्रों का अध्ययन दो आधार पर किया जा सकता है। उदाहरण के लिए सभी तत्वों को सामूहिक चक्रण या व्यक्तिगत तत्वों का चक्रण, जैसे जल चक्र, कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, फास्फोरस चक्र और ऑक्सीजन चक्र, सल्फर चक्र आदि। इन चक्रों के अतिरिक्त जो अवसाद चक्र और खनिज चक्र को भी विस्तृत जैव भूरसायन चक्र में सम्मिलित किया जाता है। और ये प्राकृतिक अथवा भूरासायनिक चक्र बड़े ही संतुलित ढंग से कार्य भी करते हैं, जिससे जैव मंडल में स्थिरता आती है और पृथ्वी पर जीवन चक्र प्रक्रिया बनती है। यानी जीवन इन्हीं के कारणों से संभव होती है। अगर हम इनसे बाधा पहुंचाते हैं तो इसके बहुत से नकारात्मक परिणाम होंगे, अंततः जैव मंडल को प्रभावित करेंगे। आइए इनमें से कुछ चक्र के संक्षेप में चर्चा हम यहाँ पर करें और जानने की कोशिश करें कि ये हमारे प्रकृति में क्या महत्व रखते हैं। पहला चक्र जो हमारे समक्ष आता है, अत्यंत महत्वपूर्ण है, जल चक्र। देखिए, जल चक्र काफ़ी महत्वपूर्ण है। जल का यह चक्र जो है वायु, स्थल और समुद्री जीवित पौधे प्राणियों के लिए मध्य आदान प्रदान में मदद करती है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आया है। जल चक्र सौर ऊर्जा से चलता है और महासागरों से भारी मात्रा में जल का जो है वशीकरण करता है। बादलों का निर्माण और वर्षा हमें स्वच्छ जल की आपूर्ति व भंडार भी प्रदान करता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। शून्य से कम तापमान पर वर्षा की बूंदें हिम रूप में बदल जाता है। यानी शून्य से कम तापमान पर जो है वर्षा की बूंदें हिम के रूप में बदल जाता है और तेज वायु चलने पर ये ओले का रूप धारण कर लेता है। जल का वर्षा हिम और ओले के रूप में स्थल और जलखंडों पर जो है वर्षण होती है। धरातल में वर्षा जल मृदा को रिस जाती है और वहाँ धरातल जल के रूप में भर जाता है। प्राकृतिक जल स्तर और जल स्तर धरातल के नीचे स्थित होता है और जल स्तर जो है मूलाधार, मृतिका और शैल स्तर का जो है समर्थित भी करता है। धरातल जल स्थिर नहीं रहता है, बल्कि विभिन्न दिशाओं में गतिशील रहता है। कोशिका कार्य द्वारा यह ऊपर आता है और धरातल मृदा में पहुंच जाता है, जहां इसे पौधों की जड़ें द्वारा प्राप्त कर लिया जाता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर बात रखता है जल चक्र के अंतर्गत। अगला जो हमारा है नाइट्रोजन चक्र, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। नाइट्रोजन और इसके यौगिक जो है जैव मंडल में जीवों की प्रक्रिया के लिए काफ़ी आवश्यक होते हैं। नाइट्रोजन का लगातार आदान प्रदान होता ही रहता है। अपनी अपचाई प्रक्रिया में पौधे और पशुओं द्वारा उत्पादित प्रोटीन नाइट्रोजन को जो है जैविक यौगिक होते हैं और मिट्टी में नाइट्रोजनी जैविक अवशेष का अधिकांश भार मृत एवं अपक्षीय पौधे और पशुओं के जो है मल मूत्र से उत्पन्न होती है। कहते हैं मिट्टी से इस जैविक अवशेषों का जो है सूक्ष्म जीवों द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है और ये जीव जो होते हैं डिनाइट्रीकरण प्रक्रिया द्वारा मृदा के नाइट्रोजन और नाइट्रोजन में तोड़ देती है। यानी डिनाइट्रीकरण काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर रखता है, जबकि अन्य जैव नाइट्रोजन के घुलनशील नाइट्रोजन यौगिक में बदल के रख देता है। तो नाइट्रोजन चक्र काफ़ी महत्वपूर्ण है पौधों के लिए, जहाँ पर जो है ये पौधों के लिए जो है एक एनर्जी प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में देखा जा सकता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है कार्बन चक्र। देखिए, कार्बन चक्र का भी कहते हैं बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है। कार्बन चक्र एक अत्यंत महत्वपूर्ण रासायनिक चक्र है। वायुमंडल में कार्बन का एक छोटा सा भंडार है और जलमंडल इसका प्रमुख भंडार है, जहां वायुमंडल से लगभग 50 गुना अधिक मात्रा में कार्बन है। इसका प्रमुख समुद्र की तली पर जो है बाइकार्बोनेट खनिज के रूप में भंडार है और यह वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर को नियंत्रित भी करती है। और यह चक्र कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में वायुमंडल, जैव मंडल और महासागरों के मध्य क्रियाशीलता रहता है। तो देखा जाए तो कार्बन चक्र का यहाँ पर अपना एक विशेष महत्व है। कहते हैं ये तीनों चक्र जो है कहते हैं पर्यावरण में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हमारा जो टॉपिक आया है अत्यंत महत्वपूर्ण, पहाड़ी तंत्र के प्रकार। देखिए, पहाड़ी तंत्र यानी जो है इकोसिस्टम के टाइप्स के बारे में जानना हमारे लिए काफ़ी रोचक रहेगा और जानेंगे कि पहाड़ी तंत्र के क्या प्रोसीजर होता है, पहाड़ी तंत्र में इतनी विशेषताएं क्यों है और ये जीव जंतु के लिए क्यों महत्वपूर्ण अपना स्थान रखता है। तो पहाड़ी तंत्र के प्रकार के विषय में अगर हम चर्चा करें तो साफ कर देता है कि विभिन्न आधारों पर पहाड़ी तंत्र को जो विविध प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, यानी विविध पहाड़ी तंत्र के विविध प्रकारों में वर्गीकृत करना स्वाभाविक बात रहती है। और सबसे अधिक प्रयोग किए जाने वाले और जो है असामान्य वर्गीकरण का आधार आवासी होता है। देखिए, बहुत बात इंपॉर्टेंट रखता है कि सबसे अधिक प्रयोग किए जाने वाला और आसान वर्गीकरण का आधार जो है आवास, किस क्षेत्र में जो है जीव जंतु रहते हैं और इनका क्या विशेष स्थान होती है। ठीक है, इस वर्गीकरण का मत यह है कि प्रत्येक आवास एक विशेष जो है भौतिक पर्यावरणीय दशाओं को दर्शाता है।
यानी प्रत्येक आवास एक विशेष भौतिक पर्यावरण दशाओं को दर्शाता है और यह परिस्थितियाँ या दशाएं जैविक समूहों के प्राकृतिक और विशेषताओं को निर्धारित करती है। यानी ये परिस्थितियाँ जो है दशाएं जैविक समूहों के प्राकृतिक और विशेषताओं को निर्धारित करती है और इसलिए जैविक समूहों में स्थानीय विविधता काफ़ी पाई जाती है। इसलिए जैविक समूहों में जो है स्थानीय जो है विविधता काफ़ी पाई जाती है और इस आधार पर पारितंत्र को मोटे तौर पर दो भागों में विभक्त किया गया है। यानी देखा जाए तो इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला जो है स्थलीय पारितंत्र यानी लैंड इकोसिस्टम और जलीय पारितंत्र यानी जल पारितंत्र। देखिए जीव जंतु या तो स्थल पे रहते हैं या जल में रहते हैं, दोनों ही पारितंत्रों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो जल के लिए एप्लीकेबल है वो जल में रहते हैं, जो स्थल में रहने लायक है वो स्थल में रहते हैं। लेकिन कुछ जीव जो होते हैं दोनों में ही रहते हैं, ठीक है, उसके बारे में विस्तार पूर्वक आगे चर्चा करेंगे। कहते हैं इन पारितंत्र के आगे बहुत से विभागों में विभक्त किया जा सकता है और हम इन दो पारितंत्रों उनके विभागों के संक्षेप में चर्चा करेंगे जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा और जानेंगे कि स्थलीय पारितंत्र में क्या है और जलीय पारितंत्र में क्या रखता है और कितना प्रतिशत जो है ये ऑक्युपाई कर रखा है। सबसे पहले हमारे समक्ष तो यही आता है स्थलीय पारितंत्र। देखिए स्थलीय पारितंत्र काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, यह संपूर्ण पृथ्वी के जो है 29% भाग को घेरा हुआ है। देखिए स्थलीय पारितंत्र जो है 29% घेर रखा है, तो जलीय पारितंत्र जो होगा 71% घेर रखा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो स्थलीय पारितंत्र अगर 29% है, काफ़ी महत्वपूर्ण बात को यहाँ दर्शाया गया है। स्थलीय पारितंत्र मानव के लिए भोजन और कच्चा माल का प्रमुख स्रोत होता है, क्योंकि इंसान भी जो है स्थलीय पारितंत्र यानी 29% पारितंत्र का ही उपयोग करता है, बाकी का उपयोग मनुष्य कम ही करता है। तो देखा जाए तो मनुष्य के लिए भोजन और कच्चे माल का मुख्य स्रोत के रूप में देखा जा सकता है और यहाँ पर जो है पौधे और पशुओं के समूह में जलीय पारितंत्र को अधिक विविधता पाई जाती है। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि पौधों और पशुओं के समूह में जलीय पारितंत्र की अधिक विविधता पाई जाएगी। कहते हैं स्थलीय जीवों में जलीय पारितंत्र की अपेक्षा सहिष्णुता की सीमा अधिक होती है। यानी जलीय पारितंत्र की अपेक्षा सहिष्णुता की सीमा अधिक होती है, लेकिन कुछ मामलों में जल स्थलीय पारितंत्र को सीमित करने का कारक बन जाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि जल स्थलीय पारितंत्र को सीमित करने का कारक भी बनता है। कहते हैं जहाँ तक उत्पादकता का प्रश्न है, स्थानीय पारितंत्र जलीय पारितंत्र से अधिक उत्पादक है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि उत्पादकता का प्रश्न है, स्थानीय पारितंत्र जलीय पारितंत्र से अधिक उत्पादकता काफ़ी अधिक है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात को दर्शाया गया है। कहते हैं ऊपर दी गई चर्चा जो है स्थलीय और जलीय पारितंत्र के बीच की तुलना भी है, लेकिन स्थलीय पारितंत्र की भौतिक अवस्थाओं और जैविक समूहों पर उसकी प्रक्रिया में और भी विविधता देखने को मिलता है और इसलिए स्थलीय पारितंत्र को विभिन्न उपभागों में विभक्त किया गया है। इसके प्रमुख उपविभाग है उच्च भूमियाँ, यानी उच्च भूमियाँ अगर देखा जाए इसको हम पर्वतीय पारितंत्र के नाम से भी जान सकते हैं। उसके पश्चात है निम्न भूमि पारितंत्र, उसके बाद है मरुस्थलीय पारितंत्र। तो ये तीनों जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये स्थलीय पारितंत्र के उपविभाग हैं। तो इसमें आप सिंपली याद रख सकते हो पर्वतीय पारितंत्र, निम्न भूमि पारितंत्र और मरुस्थलीय पारितंत्र। कहते हैं विशिष्ट प्रयोजन और उद्देश्य के आधार पर इन्हें फिर और उपविभागों में बांटा जा सकता है। यानी देखा जाए तो इनके प्रयोजन और उद्देश्य के आधार पर इनको और भी उपविभागों में बांटा जा सकता है। जीवन के अधिकतम रूप निम्न भूमियों पे पाए जाते हैं और ये ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ घटते ही चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन और वायुमंडल दाब घट जाता है। तो ये तो आप जानते हो भली बात ही कि जितने ऊंचाई पे आप जाओगे वहाँ पर जो है वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, घट जाता है और ऑक्सीजन की मात्रा भी कम जाता है। तो किसी भी जीव जंतु के लिए सर्वाइव करना बहुत ही दुष्कर्म कार्य हो जाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर दर्शाया गया है। उसके बाद दूसरा जो है जलीय पारितंत्र। जलीय जो होता है, जो जल में जीव जंतु रहते हैं। आपको पता है जिस तरह हम स्थल पर रहते हैं तो जल में भी रहने वाले जीव जंतु की कमी नहीं है। बहुत से जीव जंतु जो है जल में भी अपना जीवन यापन करते हैं और देखा जाए तो यह पारितंत्र पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न रूपों में उपस्थित है और 71% जल का उल्लेख करता है। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। अब देखिए 71% जो है ये जो जलीय पारितंत्र है, तो बहुत बड़ी बात है। अगर स्थलीय पारितंत्र की बात करें तो सिर्फ 29% ही है। अब देखिए 29% में कितने जीव जंतु रहते हैं और 71% जल में कितने रहते हैं। कहते हैं स्थलीय पारितंत्र की तरह जलीय पारितंत्र के विभिन्न उपभागों में बांटा जा सकता है, परंतु इस पारितंत्र के प्रमुख उपविभाग है जलीय, ज्वालामुखीय
और समुद्री पाड़ी तंत्र। तो इसको भी 3 विभागों में बांटा गया है, जलीय देखा जाए, ज्वारमुखी देखा जाए और समुद्री पाड़ी तंत्र देखा जाए। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये बात आता है और इन पाड़ी तंत्रों का आगे और भी छोटे छोटे उप विभागों में बांटा जा सकता है। यानी इन पाड़ी तंत्र को आगे और भी छोटे छोटे उप विभागों में बांटने का प्रावधान है। अगर हम इन्हें विस्तार की दृष्टि से अथवा मापक की दृष्टि से देखें तो यह विस्तृत खुले समुद्र से लेकर छोटे तालाब तक फैला हुआ है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि अगर देखा जाए तो विस्तृत खुले समुद्र से लेकर छोटे तालाब तक ये फैला हुआ है। जलीय पाड़ी तंत्र के विभिन्न प्रकारों के अंदर विभिन्नताएं मुख्य रूप से अजैविक कारकों के से संबंधित होती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि जलीय पाड़ी तंत्र के विभिन्न प्रकारों के अंदर विभिन्नता मुख्य रूप से जो है अजैविक कारकों से संबंधित है। लेकिन इन पाड़ी तंत्र में रहने वाले जैविक समूहों में भी काफ़ी विभिन्नता मिलती है। लेकिन अगर पाड़ी तंत्र के रहने वाले जैविक समूहों में भी काफ़ी विभिन्नता देखने को मिल सकता है। जैसे कि पहले भी चर्चा किया जा चुका है कि जलीय पाड़ी तंत्र की सीमा रेखा बनाने वाला कारक जल की वह गहराई है जहां तक प्रकाश प्रवेश कर सकता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात आता है कि जलीय पाड़ी तंत्र की सीमा रेखा बनाने वाला जो है कारक जल की वह गहराई है जहां पर प्रकाश प्रवेश कर सकता है, यानी जहां तक प्रकाश जो है जाता है। पोषकों की उपलब्धता और विघटित ऑक्सीजन का जो है संकेंद्रक अन्य कारक हो सकते हैं। यानी जो है पोषकों की उपलब्धता और विघटित ऑक्सीजन का संकेंद्रक अन्य कारक हो सकते हैं। अगर हम इन सब कारकों का ध्यान में रखें तो यह पता चलता है कि ज्वारमुखीय पाड़ी तंत्र जलीय पाड़ी तंत्र में सबसे अधिक उत्पादक है। समुद्री पाड़ी तंत्र में उथले महाद्वीपीय मगन तट जो है खुले समुद्र की अपेक्षा अधिक उत्पादक है। हालांकि खुले समुद्र क्षेत्र के अनुसार सबसे अधिक विस्तृत है। यह स्थलीय पाड़ी तंत्र में जो है मरुस्थलों की भांति सबसे कम उत्पादक प्रदान करता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर बात को दर्शाया गया है। एक अन्य पहलू जो जलीय पाड़ी तंत्र में जीवन की विविधता को निर्धारित करता है वो है जीवों के अनुकूलशीलता। यानी जीव जो होते हैं अनुकूलशील होते हैं और कुछ जीव अनन्य रूप से जल में ही रहते हैं, जैसे मछली, जबकि कुछ जीवों की जो है प्राकृतिक जलस्थलीय है। कुछ महत्वपूर्ण जलीय जीव है जैसे मेढक, मगरमच्छ, दरियाई घोड़ा और जलीय पक्षियों की विभिन्न प्रजाति। आगे जल में भी कुछ जीव या तो जो है केवल मीठे जल में ही रहते हैं या खारे जल में, और कुछ जीव मीठे और खारे जल दोनों में ही रहते हैं। तो कहते हैं जैसे जीव होते हैं जैसे उनकी संरचना होती है उसी प्रकार जो है उनका जीवन भी निर्भर करता है। हिल्सा मछली जो है अंतिम प्रकार का उदाहरण है। ठीक है, हिल्सा मछली जो है अंतिम प्रकार का उदाहरण है। एरिनोडम्स और जो कटोडम्स केवल खारे पानी में ही रहते हैं, जबकि बहुत से प्रकार की मछलियां जैसे रेहू, कतला और अधिक केवल जो है मीठे जल में ही पाए जाते हैं। तो आप समझ सकते हो कि डिफरेंट टाइप के जीव जंतु जो है डिफरेंट टाइप के जो है परिवेश में रहते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात को यहाँ दर्शाया गया है। हमारे समक्ष जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आया है भूमंडलीय जलवायस्पिक परिवर्तन, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि भूमंडलीय जो है जलवायविक परिवर्तन क्या है और इसके बारे में जानना काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं भूमंडलीय जो है जलवायविक परिवर्तन में काफ़ी कुछ यहाँ पर डिपेंड करता है, चाहे वो एसिड रेन हो, चाहे ग्लोबल वार्मिंग हो, तो सारे इसी के अंतर्गत आता है क्योंकि ये जलवायविक परिवर्तन को दर्शाता है। तो आप समझ गए होंगे भूमंडलीय जलवायविक परिवर्तन क्या है। तो इसको जो है विस्तार पूर्वक हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इनका कारण क्या बनता है। हमने जो है भू रासायनिक चक्र के अंतर्गत पढ़ा है कि पृथ्वी का वायुमंडल और जलमंडल पिछले 1 वर्षों और उससे भी अधिक समय से लगभग वैसे ही संतुलित रासायनिक घटकों से बना रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि वायुमंडल और जलमंडल पिछले 1 अरब वर्षों और उससे भी अधिक समय से लगभग वैसे ही संतुलित रासायनिक घटकों से बना रहा है जैसे हम आज रहते हैं। पृथ्वी के पास वैश्विक जलवायु को स्थिर और नियंत्रित करने के लिए एक विशेष रचना तंत्र है। यानी देखा जाए तो पृथ्वी के पास वैश्विक जलवायु को स्थिर और नियंत्रित करने के लिए एक विशेष रचना तंत्र है और ये रचना तंत्र निम्न प्रकार के हो सकते हैं। तो इसी रचना तंत्र के विषय में जो है हम यहाँ पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये रचना तंत्र है क्या। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से रचना तंत्र है जो इसको प्रभावित करती है। यहाँ पर 2 रचना तंत्र जो है काफ़ी प्रभावित करती है, वो है पौधे और पशु जो है
पौधे पशु वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर को संतुलित रखते हैं। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात हमेशा त्रिपाण से जनरल उठाता है कि पौधे और पशु जो है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर को संतुलित करने में बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इसलिए ना तो पौधे नष्ट होने चाहिए, ना पशु पक्षी नष्ट होने चाहिए। नहीं तो ये कहते हैं जो हमारा संतुलित पर्यावरण का है वो बिगड़ जाएगा, और जब बिगड़ेगा तो आपको पता है कि संभालना इसको इंसानों के बस में नहीं है। जो वैश्विक ताप स्थिरता का कार्य करता है, और इसका अर्थ यही हुआ कि ये तत्व जो है तापमान को संतुलन के अनुकूलम सीमा में नियंत्रित कर रहे हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है यहाँ पर। अगर वैश्विक जलवायु को नियंत्रित करने में जलखंड महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं तो काफ़ी महत्वपूर्ण वाली बात रखता है। हाल के वर्षों में तेज़ी से बढ़ती जनसंख्या के उपभोग के लिए पृथ्वी के संसाधनों का तेज़ी से दोहन हुआ है, और हमारी अव्ययी जीवन शैली आदि ने वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर को अधिक बढ़ा दिया है, और इसे जलवायविक परिवर्तन प्रक्रिया को गति प्रदान कर दी है। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि जैसे जनसंख्या बढ़ रही है और जैसे हम संसाधनों के जो है तेज़ी से दोहन कर रहे हैं, कई मात्रा में देखा जाए तो जलवायु परिवर्तन की प्रक्रिया को एक गति प्रदान कर दी, जो कि बहुत ही आने वाला समय में खतरनाक होगा, और इंसान के लिए जीने का यहाँ पर जो है कंडीशन ही नहीं बन पाएगा। देखा जाए तो जलवायु परिवर्तन प्रभावित करने वाले कुछ जो है प्रक्रिया यहाँ पर हम चर्चा करेंगे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। पहला जो है हरित गृह प्रभाव और भूमंडलीय तापन, यानी ग्रीन जो है यहाँ पर ग्रीन हाउस इफेक्ट काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है कि हरित गृह प्रभाव और भूमंडलीय तापन क्या करता है। देखिए काफ़ी कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा, जाना भी होगा कि हरित गृह प्रभाव होती क्या है। तो चलिए और भी विस्तार से हम जानने की कोशिश करें कि हरित गृह प्रभाव होता क्या है, इसको जो भूमंडलीय तापन कहते हैं आखिर होता क्या है, जो ग्लोबल वार्मिंग आप सुनते हो वो आखिर होता क्या है, और ग्रीन हाउस इफेक्ट होती क्या है। कहते हैं भूमंडलीय तापन का अर्थ जो होता है वायुमंडलीय तापन का धीरे धीरे बढ़ना, जिसके परिणाम स्वरूप मुख्य रूप से जो है मानवीय क्रियाकलापों द्वारा विकिरण जो है संतुलन परिवर्तन होना, और इससे विभिन्न स्तर जैसे स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर जो जलवायु में काफ़ी परिवर्तन आ जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि इससे विभिन्न स्तरों में जो है स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक जलवायु में काफ़ी परिवर्तन देखने को मिल सकता है। हाल ही में लगाए गए अनुमान के अनुसार यह पाया गया है कि पिछले 100 वर्षों में धरातलीय वायु का तापमान जो है लगभग 0 सेल्सियस से लेके जो है 0.7 सेल्सियस तक बढ़ गया है, यानी आधे से ऊपर सेल्सियस जो है प्रोग्रेस हुआ है। तो देखा जाए तो आने वाला समय में अगर अधिक बढ़ता है तो ये जनजीवन के लिए बहुत ही खतरा का सबब बन सकता है। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कारण है कि तापमान धीरे धीरे जो है बढ़ता ही चला जा रहा है, और यह हरित गृह प्रभाव के कारण हो रहा है। यानी भूमंडलीय तापन को अच्छी तरह समझने के लिए हमें हरित गृह कार्य पद्धति को जो है समझ लेना काफ़ी ज़रूरी होगा। तो चलिए इसी बात को समझने की हम कोशिश करें। अब देखिए हमारे समक्ष जो आया है हरित गृह का कार्य। आखिर हरित गृह का कार्य क्या है? कहते हैं ठंडे देशों में हरित गृह पौधों को उगाने के लिए बनाया जाता है। यानी ठंडे देशों में जो है हरित गृह इसलिए बनाया जाता है कि वहाँ पर जो है पौधों को उगाया जा सके। यहाँ पर कुल ऊष्मा जो है विशेषकर सर्दियों में पौधों को उगाने के लिए पर्याप्त नहीं होता है, और हरित गृह की पारदर्शी दीवार और छत ऐसी होती है कि यह सूर्य की रोशनी के अंदर तो आने देती है, परंतु द्वितरंगी विकिरणों जो है बाहर जाने से रोक देती है। यानी इसको जो है कांच का जो है घर ऐसा बनाया जाता है, अंदर तो प्रकाश प्रवेश करती है लेकिन बाहर जो है नहीं जा पाती है। अंततः सूर्य की रोशनी हरित गृह की मृदा और इमारत द्वारा अवशोषित कर ली जाती है, और इसे फिर उस ऊष्मा के रूप में उत्सर्जित कर दिया जाता है जो शीशे में से होकर पार नहीं कर सकता है। हरित गृह में ऊर्जा की मात्रा तब तक बढ़ती जाती है जब तक इसका तापमान इतनी अधिक नहीं हो जाता कि शीशे से होकर इतनी ऊष्मा बाहर चली जाए जितनी जो है ऊर्जा यह सूर्य की रोशनी के रूप में प्राप्त करता है। तदनंतर दीवारों और छत जो अवशोषित विकिरणों के कक्ष में उत्सर्जित करता है। अंततः दिन के दौरान जो है अवरक्त विकिरण हरित गृह में प्रवेश करता है और वायुमंडल तथा उस स्थान को गर्म कर देता है जिस पर हरित गृह खड़ा है। शीशे पर विकिरणों को रोकने के लिए एक पारदर्शी फिल्म चढ़ाई जाती है जिससे विकिरणों का गर्म करने का प्रभाव अधिकतम होता है। तो आप समझ गए होंगे कि ये जो हाउस है किस प्रकार कार्य करती है, और इसमें कोई दो राय नहीं है। इसको जो है उन क्षेत्रों में बनाया जाता है जहाँ पर कम रोशनी प्राप्त होती है, और इसमें क्या करते हैं कांच का घर बनाते हैं और उसके अंदर पेड़ पौधे रख देते हैं। जब सूर्य की रोशनी पड़ती है तो सूर्य की रोशनी जो होती है उसी कांच में कैद हो जाती है जहाँ पर पेड़ पौधे जो है अपना उपयोग करते हैं। तो ये काफ़ी
महत्वपूर्ण बात यहाँ पर रखी गई है। तो यही बात यहाँ पर रखता है कि हमारा पृथ्वी भी हरित ग्रह की तरह ही कार्य अब करने लगा है कि रोशनी के प्रकाश जो है ऊपर से आती है और धरती में ही समा जाती है, जिसकी वजह से कई तरह की बीमारियाँ जो है आ जाती है। तो आज पृथ्वी भी हरित गृह की तरह जो है कार्य कर रही है, जो कि बहुत काफ़ी जो है आगे चल के विनाशकारक हो सकता है और इंसानों के लिए जीवन संभव यहाँ पर नहीं रहेगा। तो ये काफ़ी चिंता का विषय है जिसको हर एक व्यक्ति को सोचना चाहिए और हर व्यक्ति को जो है इस पर अपना महत्वपूर्ण योगदान देना चाहिए, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आया है। कहते हैं उनके बाहरी अंतरिक्ष में बाहर निकलने को रोकती है और इससे जो है वायुमंडल गर्म हो जाती है। तो बात तो यहाँ पर साफ है कि वो जो है अंतरिक्ष से बाहर निकलने से रोक देती है। कहते हैं जो सूर्य के प्रकाश पृथ्वी पर पड़ती है वो पृथ्वी में ही रह जाती है, ठीक है, और पृथ्वी से बाहर नहीं जा पाती है। तो इसका मतलब है कि जो है हरित गृह की तरह ही कार्य कर रहा है पृथ्वी भी। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि रोशनी तो पृथ्वी पे आती है लेकिन पृथ्वी से बाहर नहीं जा पाती है। और कहते हैं आज तो ये भी हुआ है दशा की ऊपर जो ओजोन परत की जो एक परत बनी हुई थी वो भी इंसानों की गतिविधियों के कारण नष्ट हो गई है, जिसके कारण जो है प्रकाश का जो हानिकारक किरणें होती है हम तक सीधे पहुंच रही है और हमारे लिए जीवन के लिए काफ़ी विनाशकारी सिद्ध हो रही है। और इसमें सबसे बड़ा कारण बनता है यह वनों के विनाश और औद्योगिकरण के कारण हो रहा है। तो ये सबसे बड़ी बात है वनों का विनाश। तिरपान स्टडी सेंटर यही बात हमेशा उठाता है कि वनों का विनाश नहीं करना चाहिए, औद्योगिकरण को कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि वन ही है तभी हम इंसान हैं। अगर वन नहीं जीवन है तो हम भी इंसान जीवित नहीं रह सकते, क्योंकि एक दूसरे पर जो है हम डिपेंडेबल है और इस बात को आप भली भांति समझते हो। कहते हैं ये गैस अगर देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, मीथेन हो सकता है, नाइट्रस ऑक्साइड हो सकता है और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सबसे अधिक जो यहाँ पर चिंता का विषय बना रखा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन ने चिंता का विषय दिया हुआ है। इन्हीं को हरित गृह गैस के रूप में जाना जाता है, यानी सारे के सारे जो है हरित गृह गैस के रूप में जानते हैं, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो, मीथेन हो, नाइट्रस ऑक्साइड हो या क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो। इन चार गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड की लगभग जो है 55% मात्रा होती है और क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है 24% होता है और मीथेन लगभग 15% होता है और नाइट्रस जो होता है ऑक्साइड लगभग 6% का योगदान वायुमंडल को गर्म करने में देता है। तो आप समझ सकते हो कि गैस जो है कितना खतरनाक हो सकता है हमारे जीवन के लिए। क्या आप इस गैस के स्रोत जानते हैं कहाँ से है? तो ये बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि आखिर इनके स्रोत कहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, कहते हैं जीवाश्म ईंधन और काष्ठ ईंधन को जलाने से मोटर गाड़ी की लंबी कतारें और बहुत से कारखानों में कार्बन डाइऑक्साइड की उत्सर्जित होती है। ये तो आप भली भांति जानते हो कि जो फॉसिल फ्यूल आप जलाते हो, चाहे आप लकड़ी को जलाते हो, तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है और सबसे अधिक उत्पन्न होती है तो मोटर गाड़ियों से होती है और कारखानों से कार्बन डाइऑक्साइड की उत्सर्जन अधिक होती है। कहते धान उगाना, पशुधन, कचरे का ढेर और कोयला खदान मीथेन गैस के प्रमुख स्रोत है। यानी अगर धान अगर उगाते हो आप लोग तो वहाँ पर मीथेन गैस अधिक मात्रा में होता है। पशु के अगर मलमूत्र को अगर देखोगे तो उसमें भी मीथेन गैस अधिक मात्रा में होता है और कचरे का ढेर में जो है और कोयला खदान में मीथेन गैस अधिक मात्रा में मिलती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के भी देख लीजिए होंगे स्रोत और मीथेन का भी स्रोत पता लग चल गया है। अब हम देखते हैं रेफ्रिजरेटर जो है वातानुकूलन मशीनों में शीतक के रूप में वायुलिप्त का प्रयोग क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस को वायुमंडल में छोड़ा जाता है। अब देखिए बहुत बड़ी बात आती है कि जो आप रेफ्रिजरेटर यूज़ करते हो या आप एसी मशीन का उपयोग कर रहे हो वो कई मायने में जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस को छोड़ता है, जो कि काफ़ी जो है विनाशकारी सिद्ध हो सकता है। कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड मुख्य रूप से रासायनिक कारखानों, वन शासन और कुछ कृषि पद्धतियों में उत्सर्जित होता है। तो नाइट्रेट के बारे में भी समझ गए, यानी चारों जो है आपके समक्ष समझ में आ गया होगा कि कौन चीज़ कहाँ से उत्पन्न हो रहा है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में हरित गृहों के बनने से पौधे की सुरक्षा मिलती है और पारिस्थितिक संतुलन बना भी रहता है, जबकि वायुमंडल में हरित गृह गैसों के संकेंद्रण में पृथ्वी का जैविक तंत्र अस्त व्यस्त हो जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी नुकसानदायक सिद्ध यहाँ पर हो सकता है। कहते हैं हरित गृह प्रभाव के परिणाम। आखिर देखा जाए तो हरित गृह प्रभाव के परिणाम क्या हो सकते हैं, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पर आया है कि हरित गृह प्रभाव के क्या परिणाम हो सकते हैं। यह अनुमान लगाया गया है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर को बढ़ने की वर्तमान दर यही रही तो वायुमंडल में तापमान जो है 21वीं शताब्दी के अंत तक 2 से 3 सेल्सियस तक बढ़ सकता है। तो काफ़ी जो है यहाँ पर दुखदायी परिस्थिति आने वाली है, जो शायद इंसान इससे
दूर सोच रहा है। इसके परिणाम स्वरूप बहुत सी जो है हिमनियाँ जो यह हिम है वो पिछले खिसक जाएगी और जो है ध्रुवीय क्षेत्र में बर्फीली जो है चोटियाँ पिघल जाएगी और बहुत बड़े पैमाने पर जो है विश्व के अन्य भागों में बर्फ़ के भंडार गायब हो जाएंगे। एक अनुमान के अनुसार जो है अगर पृथ्वी के सारी बर्फ़ पिघल जाए तो सभी महासागरों के सतह पर और निचले तटीय क्षेत्रों में लगभग 60 मीटर पानी बढ़ जाएगा। भूमंडलीय तापन द्वारा समुद्री जल सतह में केवल 50 से 100 सेंटीमीटर की वृद्धि विश्व के निचले क्षेत्रों जैसे बांग्लादेश हो गया, पश्चिमी बंगाल हो गया, तथा बसे हुए तटीय क्षेत्र जैसे संघाई आदि क्षेत्रों में ये बढ़ जाएगी और काफ़ी विनाश लीला भी कर सकती है। तो इससे जो है इंसानों को जो है समझना चाहिए और इस पर जो है बहुत ही गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। कहते हैं आज के समय एक ऐसा आ गया है जहाँ पर पढ़े लिखे व्यक्ति भी इसी तरह के जो है अटपटा काम करते हैं जिससे पर्यावरण को नुकसान होता है। तो आज कहते हैं पढ़े लिखे लोग ही जो है सबसे बड़े दुश्मन बने हुए हैं पर्यावरण के, जो कि काफ़ी जो है दुखदाई परिस्थिति है। कहते हैं ये लोग ऐसे फैसले नहीं लेते हैं जो जग कल्याण के लिए हो, देश कल्याण के लिए हो, सिर्फ स्वार्थवश जो है वो अपना ही फैसला लेते हैं, अपने व्यक्तिगत जो है विचारों को रखते हैं, जो कि सही नहीं है और ये गलत है हर एक जो है बड़े बड़े विभागों के व्यक्तियों के लिए जो निजी फैसला लेते हैं। कहते हैं कभी भी जो है देश कल्याण के लिए निजी फैसला नहीं रखना चाहिए, हमेशा जग कल्याण के लिए फैसला लेना चाहिए जिससे हमारा वातावरण, हमारा देश जो है सुरक्षित रह सके। दूसरा पॉइंट यही दर्शाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़े हुए सकेंद्रिक और उष्णकटिबंधीय महासागरों के अधिक गर्म होने के कारण अधिक संख्या में चक्रवात और हरिकेन आएंगे और पर्वतों में बर्फ़ जल्दी पिघलने से मानसून के समय अधिक बढ़ जाएगी। संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण कार्यक्रम के अनुसार बढ़ती हुई जो समुद्री जल स्तर लगभग 3 दशकों के तटीय शहरों जैसे मुंबई, वेस्टर्न, चिटगांव और जर्नलिम में जलमग्न कर देगा। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, हो सकता है ये संभव है और इसमें कोई जो है साइंटिफिक रीज़न भी है, क्योंकि आने वाला समय में हो सकता है कि ये सारे क्षेत्र जो हों जलमग्न हो जाए, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं, जैसा आज के समय बना है वैसा होना स्वाभाविक हो जाता है। क्योंकि भूमंडलीय तापन में जरा सी भी वृद्धि खाद्यान्न उत्पादन पर प्रतिकूल असर डालेगी। अंततः उत्तरी गोलार्ध में गेहूं उत्पादन क्षेत्र शीतोष्णकटिबंधीय उत्तरों में जो है खिसक जाएगी। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। कहते हैं समय के साथ सब कुछ में बदलाव होना स्वाभाविक बात रहेगी और देश के लिए जो है पूरे विश्व के लिए खतरे का सबब बन सकता है। चौथी बात यही आती है कि समुद्र के ऊपरी जल स्तर के जो है गर्म होने के महासागरों के जैविक उत्पादकता भी कम हो जाएगी। तो जनरल सी बात है कि इसका जैविक उत्पादक पे भी काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ने वाला है। उधर चक्रण द्वारा समुद्र के निचले भागों में समुद्र की सतह की ओर पोषक का परिवहन भी कम हो जाएगा, जिसमें कोई दो राय नहीं है और ये होना स्वाभाविक है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है हरितगृह प्रभाव नियंत्रण एवं उपचारी उपाय। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि हरितगृह प्रभाव के लगातार बढ़ते जाने के निम्नलिखित उपायों द्वारा जो है कम किया जा सकता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहला उपाय तो यही है कि कार्बन डाइऑक्साइड के संकेंद्रण के अत्यंत विकसित और औद्योगिक देशों जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और विकासशील देश जैसे चीन और भारत द्वारा जीवाश्म ईंधन के उपयोग में जोरदार कटौती करके कम किया जा सकता है। तो ये जनरल सी बात है, अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की मात्राओं में कम ना करेंगे तो ये जो है काफ़ी विनाशकारी हो सकता है। तो उपचार के रूप में यही चीज़ वो जो है महत्वपूर्ण है। दूसरी बात तो यही आती है कि वैकल्पिक सफल ईंधनों का जो है विकास करने के लिए वैज्ञानिक उपाय किए जाने चाहिए। मीथेन, पेट्रोल का विकल्प हो सकती है। जल विद्युत ऊर्जा का विकास एक अच्छा विकल्प के रूप में देखा जा सकता है। कारखानों और मोटर गाड़ियों से जो है खतरनाक कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन और NO2 जो है उत्पादन को रोकना चाहिए, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सबसे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है मोटर गाड़ी और कारखानों से ही उत्पन्न होती है और क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी। महानगरों में मोटर गाड़ियों चलाने के दिनों को जो है सीमित करना भी एक अन्य विकल्प हो सकता है। सिंगापुर और मॉस्को शहर इस प्रथा को अपना रहे हैं, क्योंकि वो देश काफ़ी समझदार है और समझदारी का यहाँ पर जो है वो प्रचालक भी है। कहते हैं उष्णकटिबंधीय और शीतोष्णकटिबंधीय देशों में जीवाश्म ईंधनों के विकल्प के रूप में और सौर ऊर्जा का विकास किया जा सकता है। यानी उष्णकटिबंधीय और शीतोष्णकटिबंधीय देशों में जीवाश्म ईंधनों के विकल्प के रूप में और सौर ऊर्जा का विकास किया जा सकता है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है।
बायोगैस संयंत्र लगाने चाहिए जो कि घरेलू उपयोग के लिए एक पारंपरिक ऊर्जा का साधन हो सकता है। तो बायोगैस संयंत्र बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको लगाना काफ़ी अक्लमंदी के कार्य होता है। कहते हैं वन रोपण में वृद्धि करके कार्बन डाइऑक्साइड स्तर को निश्चित रूप से कम किया जा सकता है, जिससे अत्यंत हरितगृह प्रभाव कम होगा। देखिए यहाँ पर वन रोपण की वृद्धि करने की बात की जा रही है, लेकिन कहते हैं बड़े बड़े जो उद्योगपति है, बड़े बड़े लोग हैं, कहते हैं वनों का विनाश ऐसे कर रहे हैं जैसे कि वन कुछ है ही नहीं। तो इसमें सरकार को सख्ती से कदम उठाना चाहिए, लेकिन सरकार भी कहते हैं नहीं समझती है, नहीं जानती है, और वनों का जो है विनाश कहते हैं दिन प्रतिदिन होता ही चला जा रहा है, जिससे आने वाला समय में जो है हर एक जीव जंतु के लिए जो है विनाश का सबब बन सकता है। उसके पश्चात है ओजोन परत का अवक्षय। देखिए ओजोन परत का अवक्षय जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, और ओजोन परत का नष्ट होना कहते हैं बहुत ही जो है संकट का समय आ जाएगा। तो ओजोन परत मैंने पहले ही बताया था कि लोगों की गतिविधियों के कारण जो है ओजोन परत में छेद होता चला जा रहा है, और कई क्षेत्र में तो छेद भी हो गया, जिसकी वजह से हानिकारक पराबैंगनी विकिरणें जो है पृथ्वी पर जो है आसानी से पहुंच जा रही है। तो ओजोन परत का अवक्षय होना बहुत ही खतरे का सबब है। कहते हैं ओजोन परत अवक्षय की समस्या पर चर्चा करने से पहले हमको ओजोन और ओजोन परत के विषय में जान लेना काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं ओजोन ऑक्सीजन का एक प्रकार है जिसमें अधिक प्रचलित 2 अणु यानी CO2 की अपेक्षा इसमें 3 अणु होते हैं। यानी ऑक्सीजन में 2 अणु होते हैं, O2 होते हैं, जबकि ओजोन में O3 होता है। और यह ऑक्सीजन अणुओं द्वारा सौर ऊर्जा के प्रभाव द्वारा वायुमंडल के ऊपरी भाग में बनती है। और ये कहाँ बनती है? वायुमंडल के ऊपरी भाग में बनती है। जहाँ तक इसकी स्थिति का संबंध है, यह एक पतली परत के रूप में 15 से जो है 48 किलोमीटर के बीच में समताप मंडल में पाई जाती है। तो आप समझ गए होंगे ये कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है 15 से 48 किलोमीटर के बीच में समताप मंडल में पाया जाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। कहते हैं कुल वायुमंडलीय ओजोन का लगभग 90% भाग इसी परत में पाया जाता है। यानी 90% भाग इसी परत में पाया जाता है। वायुमंडल के कुल आयतन के जो है 0.002% से भी कम भाग पर ओजोन पाई जाती है। तो देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, पॉइंट की देखिए मात्रा तो बहुत ही कम है, परंतु जहाँ तक पृथ्वी पर जीवन का प्रश्न है, इसका कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह सूर्य के पराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित कर लेती है, और पराबैंगनी विकिरणों कई तरह से जीवों का विनाशक है। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पर जो है ओजोन कितना महत्वपूर्ण है। सूर्य के पराबैंगनी विकिरणों को अवशोषण करना इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। अगर मान लीजिए धरती पर यह प्रवेश करती है तो इससे जो है त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद और फसलों की हानि होती है, जो कि बहुत काफ़ी विनाश का कारण बन सकती है। तो इसीलिए ओजोन परत जो है इतना महत्वपूर्ण यहाँ पर रखा गया है। महासागरीय सतह पर जो है सूक्ष्म जीवों को मारकर ये जलीय खाद्य श्रृंखला को बाधित कर देती है, और इसके बहुत से अन्य नकारात्मक प्रभाव है जो अभी तक अज्ञात है। यानी देखा जाए तो पराबैंगनी विकिरणों को बहुत से नुकसान है जिसके बारे में अभी तक इंसान अनभिज्ञ नहीं हुए हैं। इंसानों को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। तो देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण बात है, और ये हमारे लिए जो है एक कहते हैं एक डेंजरस हो सकती है। ओजोन अवक्षय हाल ही में किए गए कुछ मानवीय क्रियाकलापों के कारण हो रहा है। कुछ रसायन समताप मंडल पहुंचकर ओजोन को जो है सेकेंडरी कम कर देते हैं। अपक्षय के मुख्य रूप से क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेनस, मिथाइल और क्लोरोफ्लोरो और कार्बन टेट्राक्लोराइड के कारण हो रहा है, और सबसे बड़ा कारण इसमें बनता है CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आप अपने घरों में फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, AC सब लगा रखे होंगे, इवन की गाड़ी में भी होता है, और आपको पता नहीं है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है बहुत विनाशकारी है। हमें कुछ समय के लिए ठंडक तो दे देती है, लेकिन ये जो है हमारे लिए और हमारे जीवन के लिए जो है काफ़ी डेंजरस है। आपके पास रेफ्रिजरेटर होगा, उसमें जो गैस भरी जाती है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन ही भरी जाती है। ठीक है, आप AC यूज़ करते हो, उसमें भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन ही यूज़ किया जाता है। तो समझ जाइए कि आप विनाश के कगार पे पहुँचे हुए हो। कहते हैं ना, जहर तो आप लोगों ने अपने घरों में रखा हुआ है, तो बाहर से आपको जहर कहाँ से मिलेगी? तो इतने नुकसान आपको पता है, फिर भी आप लोग ठंडक के लिए इन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हो, जो आने वाला समय में ये इसका जो है दुष्प्रभाव देखने को मिल सकता है। ये रासायनिक पदार्थ मुख्य रूप से या तो क्लोरीन और ब्रोमाइन और समताप मंडल तक पहुँच सकते हैं, और ओजोन को जो है उत्प्रेरक तरह से विखंडित करके ऑक्सीजन में बदल देते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है गंध रहित, ज्वलनशील और विष रहित है। शुरू में वैज्ञानिक ने सोचा कि CFC का पर्यावरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और इसी कारणवश इसका प्रयोग शीतोष्ण
जो है वाटरकूलर फोम और जो है प्लास्टिक के निर्माण करने में बड़े पैमाने पर किया जाने लगा। अब देखिए सिर्फ गलत सोच की वजह से जो है इसका उपयोग जो है धड़ल्ले से किया गया। विज्ञानी के पहले सोच थी कि शायद इसका कोई प्रभाव नहीं होगा, लेकिन बाद में जो है इसका प्रभाव पता चला। इसी तरह से कोरोना वायरस भी था जिसपे सरकार ने जो है सबको टीका लगवाया है। अब देखिए इसका प्रभाव अभी तक किसी को भी नॉलेज नहीं है कि आने वाला समय में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, आने वाला समय में देखना इसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ने वाला है इंसानों के ऊपर, जिसमें कोई दो राय नहीं है। कहते हैं यहाँ पर देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन जब स्टार्टिंग में आई तो सर कहते हैं कि वैज्ञानिक ने सोचा नहीं था कि इसका प्रभाव इतना अधिक पड़ेगा, लेकिन ऐसा पड़ा। तो ऐसे ही सब चीज़ों का होता है, कोई चीज़ को आप जल्दी से निर्धारित नहीं कर सकते कि इसका प्रभाव होगा कि नहीं होगा। कहते समय जैसे जैसे आता है उसका प्रभाव हमें देखने को मिलता है। ओजोन परत केवल पतली ही नहीं हो रही है बल्कि कुछ स्थानों पर तो अस्थायी रूप से ये गायब भी हो गई है। 1979 की इस परत में अंटार्कटिका के ऊपर एक छिद्र विकसित हो गया है और प्रत्येक वर्ष यह अधिक से अधिक समय तक बनता जा रहा है। कहते हैं सन 1988 के पहली बार अंटार्कटिका के ऊपर जो है ओजोन परत में एक छिद्र पाया गया तथा यह भी तब से प्रत्येक वर्ष अधिक से अधिक समय तक बनता ही जा रहा है। तो अंटार्कटिका देखा जाए तो अंटार्कटिका में जो है ओजोन परत का नष्ट होना कहते हैं घंटी बज गई है इंसानों के जीवन के ऊपर। अगर इंसान ने अभी भी नहीं सोचा, नहीं जाना, तो आने वाला समय में जो है इसका विनाश लीला देखने को साफ मिल सकता है। क्या हम इस घोर विपत्ति को रोक सकते हैं? देखिए बहुत बड़ा प्रश्न यहाँ पर है कि जो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन की समस्या है, क्या हम इसको रोक सकते हैं? कहते हैं इंसान में सब सक्षमता है, लेकिन इंसान जो है आंख बंद किया हुआ है। तो इस विपत्ति को रोका भी जा सकता है, नहीं भी रोका जा सकता है। कहते हैं इंसान के विवेक पे ये आश्रित है। अगर अभी भी समझ गया कि ये चीज़ें हमारे लिए कितना जो है नुकसानदायक है तो रोका जा सकता है। अगर इंसान ने इस बात को नज़रअंदाज किया तो शायद इसको संभवतः रोकना संभव नहीं है, और इसके लिए जो व्यक्तिगत और सरकारी स्तर पर हमें कुछ कार्य करने होंगे। कहते हैं व्यक्तिगत तो हम जो करना है हम करेंगे, सरकारी स्तर पर भी करने की ज़रूरत है। पिछले 2 दशकों में वैश्विक स्तर पर कुछ कार्यों को जो है शुरुआत की गई थी। इसमें जो है 1987 तथा मेट्रोला प्रोटोकॉल और 1992 में लंदन में कॉन्फ्रेंस महत्वपूर्ण थी। इन दोनों के जो है गोटियों में यह निर्णय लिया गया था कि सन 2000 तक जो है विकसित देशों में CFC का उत्पादन बिल्कुल बंद कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठता है कि जब 2000 में ये बात किया गया कि CFC की उत्पादन हम बंद कर देंगे, क्या लोगों ने AC चलाना बंद कर दिया, रेफ्रिजरेटर चलाना बंद कर दिया, क्या ठंडे होने वाला हर एक चीज़ बंद कर दिया? संभव ही नहीं हुआ। कहते हैं दिन प्रतिदिन इसकी संख्या बढ़ती ही चली जा रही है। तो कहाँ पर कहते हैं जो रूल रेगुलेशन सरकार की तरफ से बनाया गया, प्रोटोकॉल बनाया गया, कहते हैं विश्व स्तर पर बनाया गया, लेकिन इस पर कोई भी अमल नहीं हुआ। कहते हैं ऐसा ही होता है, सरकार ने हर चीज़ पे बैन लगा रखी है लेकिन धड़ल्ले से उपयोग होता है। तो ये बहुत ही दुखदायक परिस्थिति है, बहुत ही विवेकहीनता है इसमें। कहते हैं विकसित देश का उत्पादन सन 2010 तक बंद कर देंगे। विकसित देशों ने यही बात बताया था कि 2010 तक हम बंद कर देंगे अगर इस निर्णय का जो है मेडिकल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करने वाले भारत सहित 150 देश ईमानदारी से पालन किया जाए और इसे कठोरता से लागू किया जाए। देखिए भारत भी इसमें 150 देश में सम्मिलित था, लेकिन क्या AC कूलर बंद हुआ भारत में? क्लोरोफ्लोरोकार्बन की संख्या कम की गई? संभवतः ही नहीं था, क्योंकि जो चीज़ के इंसान की आदत लग जाते हैं वो कहाँ छूटने वाले हैं। कहते हैं लोग तो सर भी जाए गल भी जाए फिर भी उनको कोई असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि उनको एक आदी हो गए हैं। तो देखिए ये बहुत बड़ी बात यहाँ पर जो है एक मजाक की हो गई कि प्रोटोकॉल पर इंडिया सहित 150 देशों ने ईमानदारी से पालन करने और कठोरता लागू करने की बात की गई। तब भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन और जो है क्लोरीन का प्रभाव अगले 100 वर्षों तक बढ़ता ही रहेगा। यानी देखा जाए तो 100 वर्षों तक बढ़ता ही चला जा रहा है। इसलिए पूरे विश्व में रेफ्रिजरेटर और वाटर कूलर के प्रति प्रतिशत रूप में प्रयोग किए जाने वाले CFC के विकल्प ढूंढने में वैज्ञानिक शोध कार्य में लगे हुए हैं। तो कहते हैं जब तक जो है साइंटिस्ट यहाँ पर शोध करेंगे, जब तक खोजेंगे नया विकल्प, तब तक जो है CFC अपना कार्य कर चुका होगा और इंसान जो है कहते हैं अपनी शुरुआती विनाश में अग्रसर हो जाएगा। तो बहुत बड़ी दुखदायक परिस्थिति यहाँ पर आने वाली है आने वाला समय में। उसके पश्चात हमारे समक्ष है अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा काफ़ी महत्वपूर्ण है यहाँ पर। देखिए अम्लीय वर्षा शब्द का अर्थ होता है वायुमंडल के तल या सूखे अम्लीय पदार्थों का पृथ्वी के धरातल पर निक्षेप होना।
अम्लीय वर्षा, इसके बारे में आप पहले भी जान चुके हो, जानते भी हो। हालांकि यह साफ तौर पर वर्षा से संबंधित है, परंतु प्रदूषण कण पृथ्वी के धरातल पर या तो हिम वृष्टि और ओले के रूप में गिर सकते हैं, अथवा कोहरा या गैसों के सूक्ष्म रूप में पृथ्वी के धरातल पर पहुंचते भी हैं। अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी मुख्य कारक जो है सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल को माना जाता है। यानी अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण जो है सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल को माना जाता है, परंतु इसके लिए मुख्य रूप से मनुष्य सबसे बड़ा दोषी है। यानी कल्प्रिट जो है सबसे बड़ा मनुष्य है। कहते मनुष्य जब तक इन बातों को समझेगा नहीं, इन चीज़ों से छुटकारा पाना संभवता ही नहीं है। कारखानों और द्वारा जो है उत्सर्जित धुआं सल्फर डाइऑक्साइड का मुख्य स्रोत के रूप में है, जबकि मोटर गाड़ियों से निकलने वाला धुआं नाइट्रोजन ऑक्साइड का मुख्य स्रोत है। और ये उत्सर्जित गैस वायुमंडलीय आर्द्रता के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाती है, जो देर सवेर विभिन्न रूपों में पृथ्वी पर पाई जाती है, जो कि बहुत काफ़ी यहाँ पर नुकसानदायक है। और इसमें देखा जाए तो मनुष्य ही सबसे बड़ा दोषी है। यदि हम देखें डायग्राम पीएच स्केल की, तो काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ बात को दर्शाया गया है कि देखिए, अगर देखा जाए तो 6.9 से नीचे यानी 0 से 6.9 के नीचे जितने भी होते हैं वो अम्लता को वृद्धि को दर्शाते हैं, ठीक है। और 7 जो होता है उदासीन होता है, और 7 आपको पता है कि मैक्सिमम वाटर का ही रहता है जो उदासीन फॉर्म में रहता है। अगर बैटरी की हम अम्लता की बात करें पीएच स्केल की, तो ये 1 पर रहता है। नींबू का रस की बात करें तो 2 रहता है, सिरका जो है 3 रहता है। उसके बाद वयस्क मछली की मृत्यु अगर होती है तो ये 3 और 4 के अंतर्गत हो सकती है। मत्स्य जनन का प्रभाव जो अधिक पड़ता है वो 4 से 5 एसिडिक पे पड़ता है, अम्लता पे पड़ता है। तो वर्षा सामान्य दर जो अगर वर्षा की हम बात करें तो 5 से लेके ये 6.5 के आसपास हो सकता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर आया है, क्योंकि ये भी अम्लता जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट बात को दर्शाता है। लेकिन अगर हम बात करें उदासीन की, यानी देखिए उदासीन जो है 7 है, और उसके बाद हम बात करते हैं बेस की यानी क्षारकता का। तो क्षार जो होती है आपको पता है कि 7 से ऊपर वाला जो है 14 तक जो होती है वो क्षारक में आता है। यानी क्षार जो होती है काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, जिसे बेस कहते हैं, ठीक है। खाने का सोडा, समुद्री जल, ये जो होती है क्षार में आते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, अमोनिया और लाइ, ये सारे के सारे जो होते हैं क्षारकता की वृद्धि के अंतर्गत आते हैं। और काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर जो है ये पीएच स्केल डायग्राम दिखाया है, जो कि काफ़ी महत्वता को दर्शा रहा है। हमने पीएच स्केल में देखा और जाना कि इसमें जो है क्षारक, एसिड, बेस किस रूप में यहाँ पर विद्यमान होती है, उदासीन क्या होती है, क्षार क्या होता है, अम्ल क्या होता है। देखिए पीएच स्केल बहुत ही काफ़ी महत्वपूर्ण है, और ये आपने अध्ययन जो किया है काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। अगर अम्लता को एक पीएच मापक पर मापा गया जो हाइड्रोजन आयनों के अपेक्षित संकेंद्री पर आधारित था, और ये मापक आपने देखा भी है कि 0 से 14 में बांटा गया था, ठीक है। इसलिए हमने पहले डायग्राम को आपको प्रदर्शित कर दिया कि इसमें 0 से 14 के रूप में बांटा गया था। और इसका निचला भाग अधिक अम्लीयत्व को दर्शाता था, ठीक है। अम्लीय जो था 0 से आपको पता है कि 7 से नीचे जो है सब कुछ अम्लीयत्व को दर्शा रहा था, ये चित्र में भी हमने देखा। और ऊपर का भाग अधिक क्षारीय को भी दर्शाता है। जैसा पहले ही बताया गया है कि अम्लीय वर्षा के बहुत से प्रकारों से संबंधित होता है। अगर हम स्वच्छ और धूल रहित वायु में वर्षा को देखें तो इसका मान जो होगा 5.6 से 6 के बीच में होगा, जो कि काफ़ी अम्लीयों को दर्शाएगा। यानी ये अम्लीयत को दर्शाता है। जब कभी भी यहाँ कहीं भी पीएच का मान 5 से नीचे होगी तो इससे होने वाले नुकसान देखने लायक होगा, और काफ़ी जो है विनाशकारी हो सकता है। क्योंकि पीएच स्केल में हमने भली भांति जानने की कोशिश किया। अम्लीय वर्षण के मानवीय स्वास्थ्य और कृषि उत्पादन में पड़ने वाले दूरगामी प्रभावों का अभी अच्छी तरह से आकलन नहीं किया गया है, परंतु इससे सबसे अधिक स्पष्ट नुकसान जलीय पारितंत्र को हो रहा है, यानी जलीय जीवों को काफ़ी नुकसान हो रहा है। आपने कभी कभी सुना भी होगा कि एक नदी में जो है सारे के सारे मछलियाँ मरी हुई नजर आई। तो आखिर कारण क्या था? कारण था जल का एसिडिक हो जाना। तो ये तो स्वाभाविक बात है, एक नदी या झील का पानी इससे सबसे अधिक प्रभावित होते हैं, और इसका पीएच मान जो होता है 5 से नीचे चला जाता है। तो ऐसे तंत्र में कुल जो है जीव समूह 2 से 10 गुना कम हो जाते हैं, यानी मर जाते हैं, क्योंकि बहुत कम जीव अम्ल को सहन कर सकते हैं। जैव विविधता भी कम हो जाती है, और अम्लता का सबसे अधिक असर मछलियों पर ही होता है। अम्लीय पारितंत्र मछलियों की प्रजनन क्षमता को भी काफ़ी हद तक कम कर देती है। तो ये आप समझ सकते हो कि पीएच का जो है एसिडिक का कितना नुकसान होता है। कहते हैं कुछ मछलियाँ तो उसको सह भी नहीं पाती और मर जाती है,
और कई मछलियों पर जो है इसका प्रजनन क्षमता पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है, यानी प्रजनन करने की सक्षमता को ही ये खो देता है, जिसके परिणाम स्वरूप मछलियों की संख्या धीरे धीरे कम होती चली जा रही है और यूरोप, उत्तरी अमेरिका के बहुत से हिस्सों में प्रमाणित भी हो चुका है। नावे के कहते 33,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में हजारों झीलों और सरिताओं में मछली समाप्त हो गई है। अब देखिए कितनी बड़ी बात यहाँ पर आ जाता है, अगर इंसान इससे भी न समझे तो काफ़ी जो है आगे चल के दुखदायक परिस्थिति आने वाला है। कहते नावे को देखो, कहते 33,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में हजारों झीलों हैं और सरिताओं में मछलियाँ समाप्त हो गई है। आप समझ सकते हो कि मछलियाँ वहाँ समाप्त हो सकती है, तो क्या यहाँ पर इसका असर नहीं देखने को मिलेगा। पिछली चौथाई शताब्दी में जो है पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के सैकड़ों झीलों जैविक मरुस्थल बन गए हैं। देखिए जो झील होते थे वो जैविक मरुस्थल बन गए हैं। अम्लीय वर्षा के वनों पर सही प्रभाव अभी तक जो है अच्छी तरह से नहीं समझा जा सका है, परंतु कुछ प्रमाण यह दर्शाते हैं कि यह वनों को मुरझाने का प्रमुख कारण अम्लीय वर्षा ही होती है। और अम्लीय वर्षा क्यों होती है? फैक्ट्रियों से निकलने वाले गैसों के कारण, इंसानों के मोटर गाड़ियों के कारण होते हैं उत्पन्न, और यह प्रत्येक महाद्वीपों में हो रहा है। वनों का मुरझाना, हाइब्रेक एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है वनों का मृत हो जाना, कम हो जाना। यहाँ तक कि भवन और स्मारक भी नष्ट हो रहे हैं क्योंकि अम्ल का इस पर जमाव जो है आपर्दन प्रक्रिया को बढ़ावा देता है। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है भारत में ताजमहल को जो है पीला पड़ना। देखिए पीला पड़ने का कारण है अम्लीय वर्षा। कहते हैं संगमरमर जो है जल्दी ही अम्लीय वर्षा के कारण खराब हो जाता है, और इससे अच्छा एग्जाम्पल आपके समक्ष कुछ हो भी नहीं सकता। अम्लीय वर्षा एक खतरनाक जो है वैश्विक समस्या है और इसका असर प्रदूषण पैदा होने के स्थान से बहुत दूर तक फैल सकता है। इसलिए स्कैंडिनेवियन के देशों ने यूरोप में ब्रिटिश प्रदूषण के खिलाफ आपत्ति भी की थी और कनाडा के उत्तर अमेरिका में संयुक्त राज्य अमेरिका को दोषी माना था। यहाँ जो महत्वपूर्ण पॉइंट है सतत पोषणीय विकास। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है सतत पोषणीय विकास। कहते हैं आज विश्व में बहुत ही उन्नति की है। मानव ने तकनीकी उन्नति और ऊर्जा संसाधनों के उपयोग की सहायता से बहुत से आविष्कार और खोज की है, जिससे उसका जीवन अधिक जो है आरामदायक हो गया है। आज हम तकनीकी खनिज पदार्थों और ऊर्जा के संसाधनों के जो है बगैर जीवन के विषय में सोच भी नहीं सकते। कहते हैं इसके बिना तो आज इंसान ने कल्पना भी खुद तक नहीं किया है। ये बड़े पैमानों पर लगभग हर क्षेत्र में प्रवेश कर गया है, चाहे वो कृषि हो, उद्योग हो, यातायात हो, संचार हो, घरेलू हो। क्या आज हमने कभी सोचा है कि पृथ्वी पर जीवन कैसे प्रभावित हो रहा है? आज की स्थिति में हमारी परिस्थिति भी खतरे में है। कहते हैं लोग जितना टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते जाएंगे उतना ही जो है वो अपने जीवन को नष्ट करते जाएंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी एक ऐसा चीज़ है जो इंसानों को आलस्य में बदल देता है। कहते हैं टेक्नोलॉजी से हमें कुछ कार्य के लिए ज़रूरी भी है, लेकिन हर समय टेक्नोलॉजी का उपयोग करना सही नहीं है। अगर हम इसी तरह से जो है इसका प्रयोग करते रहें तो कहते हैं अगले 100 वर्षों में अधिक खनिज और संसाधन समाप्त हो जाएंगे। साथ ही से जो परिस्थिति मंडल के चारों घटकों को भी खतरे में डाल देगा, और यह जलवायविक तंत्र या जल चक्र या पोषक चक्र और जैव विविधता। दिल्ली में अगर हम बात करें, दिल्ली में यमुना जल का उदाहरण लीजिए। हमने इसके जल को इस सीमा तक प्रदूषित कर दिया गया है कि इस जल में दिल्ली में बहुत ही कम जलीय जीवन पाए जाते हैं, और इस जल को साफ करने के बाद भी इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। तो कहते हैं लोग सिर्फ जो है डिंगे हाँकते हैं, बड़े बड़े मंत्री लोग डिंगे हाँकते हैं कि हम लोग ने ये किया वो किया, लेकिन कहते हैं कुछ भी नहीं किया जाता। अगर इतना है तो दिल्ली में आपको पता है कि सरकार भी बहुत बेहतरीन बनी हुई है, लेकिन कहते हैं यमुना नदी का कोई भी उपाय नहीं किया गया। आज भी वहाँ पर जो है प्रदूषित यमुना जो है चिल्ला के बता रही कि मुझे इसे इतना प्रदूषण करने का किसका अधिकार था, किसने तुम्हें अधिकार दिया कि मुझे इतना पोल्यूशन कर दिया और इसमें जो जीव जंतु पल रहे थे, जी रहे थे, उसको नष्ट कर दिया। तो ये बहुत बड़ी दुखदायक परिस्थिति है दिल्ली के लोगों के लिए। कहते हैं जैसे कंडीशन होगा वैसे ही जीवन यापन वो करेंगे। इसने पौधे और उनके उत्पादों को भी काफ़ी प्रभावित किया है। तब यह प्रश्न उठता है कि ऐसे जल का क्या फ़ायदा जिससे उपयोग नहीं किया जा सके। हालांकि यह नवीनीकरण योग्य है। यही हाल वायु, मृदा आदि का भी है। मानवीय लापरवाही और स्वार्थ के कारण ये प्राकृतिक संसाधन इसे सीमा तक विकृत हो गए हैं और इसका नवीकरण बहुत ही कठिन है, यानी नवीकरण करना संभव ही नहीं। जैसे यमुना नदी को साफ करने के बाद भी इसके पानी जो है पीने लायक नहीं रह जाता है, उसी तरह जो है नवीकरण को जो है उपयोग करने के बाद भी जो है इसको दोबारा प्रयोग करना दुष्कर्म कार्य हो जाता है। यह विकास पर जो है प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। क्या हम विकास कर रहे हैं?
ये विकास नहीं है, अपने जीवन को हमने स्वयं ही नष्ट कर रहे हैं। यानी विकास पर यह बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। क्या इसका अर्थ यह है कि विश्व समुदाय के आगे विकास पर बिल्कुल ही पुण्य विराम लगा देना चाहिए? यह बिल्कुल ही संभव नहीं है। यह पहले जो है पहली पूरे विश्व को परेशान किए हुआ है और इस महत्वपूर्ण समस्या को हल करने के जो है विवेकपूर्ण प्रयत्न किए भी गए हैं। संयुक्त राष्ट्र ने नौवों के तकनीकी प्रधानमंत्री अगर देखें तो ग्रे हैरलेम जो वुडलैंड की अध्यक्षता में एक सीमित गठित किया था और इस कमीशन की संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास आयोग यानी UNCED के रूप में जाना जाता है। इसे वुडलैंड कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। कहते आयोग द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट का शीर्षक था हमारी साझा भविष्य। देखिए यहाँ साझा भविष्य की बात कर रहे हैं, लेकिन साझा भविष्य किसी का भी नहीं है। आरंभ में विश्व में 2 समूहों में विभाजित था, एक विकसित और विकासशील देश, और इन्हें आपस में एक दूसरे पर जो है दोष आरोपण करना शुरू कर दिया। यानी कहते हैं जो विकसित देश हो गए हैं वो जो है काफ़ी दोहन कर रहे हैं, तो ये काफ़ी जो है दोष आरोपण करना सही नहीं है। कहते हैं विकसित देशों पर तीव्र जनसंख्या वृद्धि और गरीबी प्रदूषण फैलाने वाले अधीन तकनीक को दोष दिया है कि जो विकसित है जनसंख्या बढ़ा रहे हैं उसको दोषी यहाँ पर बताया गया था। विकासशील देश का तर्क था कि विकसित देशों की खर्चीली जीवन शैली ने उपलब्ध साधनों का अधिक दबाव डाल दिया है, लेकिन काफ़ी जोरदार चर्चाओं और तर्कों के बाद यह अनुभव किया गया कि कुछ ऐसे सामान्य आधार होने चाहिए जिनके भविष्य में रक्षा करने का जो विश्व एकदम हो, यानी विश्व एक सत्य हो। और ये अनुभव किया गया कि पारिस्थितिक अर्थशास्त्र और तकनीकी में संतुलन होना चाहिए। इसलिए वुडलैंड आयोग ने सतत सुपोषी विकास को इस प्रकार परिभाषित भी किया कि भविष्य की पीढ़ियों की अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता के बिना समझौता किए वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति हो। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण डेफिनेशन थी, लेकिन कहते हैं कि आज ये सब बातें जो है सिर्फ किताबी बातें रह गई है, वास्तविकता में ऐसा कुछ भी नहीं है। अब अगले पॉइंट पे बात करते हैं तो पोषी विकास के लिए अपनाई जाने वाले कुछ कार्य नीति, यानी विकास के प्राप्त करने के लिए कुछ कार्य नीति कुछ नीचे दिए गए हैं। सबसे पहली बात तो यही आता है कि आर्थिक विकास का पुण्य उत्थान। सतत पोषी विकास द्वारा गरीबों को दूर करना चाहिए। गरीबी से पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है क्योंकि लोगों की जीवन शैली पर्यावरण का जो अवक्रमण कर देती है। उदाहरण के लिए धन के लिए वनों का काटना अथवा अधिक चराई तथा मरुस्थल का बढ़ना, ये लोग जो है असस और क्योंकि उनके पास आजीविका के वैकल्पिक साधन नहीं है। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले अधिकतम लोग अफ्रीका और एशिया में ही रहते हैं। देखिए यहाँ पर अगर आप बात करें गरीबी को दूर करना, देखिए ये बहुत ही नाइंसाफ़ी वर्ड यहाँ पर लिया गया है, गरीबी को दूर करना। आज तो कोई गरीबी को दूर नहीं करना चाहता है। अब सोचिएगा कि ऐसा क्यों? आजकल तो कहते हैं पढ़ाई लिखाई में भी बहुत घपला होने लग गया है। ये बात आप भली भांति जानते हो कि कई राज्यों में जो है सरकार ने ये सिस्टम बना दिया है कि जो 1 किलो के दायरे में बच्चे होते हैं उनको लिया जाता है। तो देखिए गरीब बच्चे अगर मान लीजिए वो 2-3 किलोमीटर के दायरे में होंगे और वहाँ गरीब रहेंगे तो उनको पढ़ने के भी नहीं दिया जाएगा, उनके साथ जो है भेदभाव भी किया जाएगा। तो ये बात बहुत ही दुखदायक परिस्थिति है। कहते हैं ये बहुत ही आज के समय में गंदा मजाक है और सबसे अधिक जो ये गंदा मजाक हो रहा है वो इंडिया में हो रहा है और इंडिया में ही होना चाहिए। कहते हैं ये विश्व स्तर पर ऐसी बातें नहीं करना चाहिए क्योंकि ज़रूरी बात यहाँ पर रह गया है कि गरीबों के साथ कहते हैं गरीब अगर लकड़ी जला रहा है तो गरीबी कहाँ से आ रही है? क्योंकि उनको सही शिक्षा नहीं मिल रहा है। और शिक्षा क्यों नहीं मिल रहा है? सरकार की कुछ नीतियाँ हैं जो गलत है। अगर आप बच्चों को एडमिशन कराने भी जाओगे ना तो यही बात कहते हैं कि भाई आप अपने क्षेत्र में करो। अरे भाई हम अपने क्षेत्र में क्यों करें? क्या आपका स्कूल जो बाकी क्षेत्र में क्या दूसरे बच्चों के लिए क्या हम एडमिशन नहीं करा सकते? तो ये बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न किया है भारत में। और आपको क्या लगता है क्या इससे गरीबी नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी, क्योंकि बहुत से माता पिता हताश होंगे और इससे वजह से जो है बच्चों को जो है काम धंधे पे लगाएंगे। तो ये बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न कर रहा है और एशिया में ऐसा हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इन लोगों के कुछ विकल्प जैसे कार्यकुशलता, प्रशिक्षण, शिक्षा आदि देने के लिए प्रयत्न किए जाने चाहिए ताकि अपनी आजीविका कमा सके और गरीबी से बाहर आ सके। तो गरीबी से बाहर आने का तो यहाँ विकल्प ही नहीं दिया जाता, तो गरीब जो है कैसे बाहर आ सकेंगे? अन्यथा सतत पोषित अथवा सतत पोषित विकास का उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा, क्योंकि जब तक गरीबी रहेगी
गरीब लोग अपने जीवन यापन के लिए प्राकृतिक पर निर्भर बने रहेंगे। तो कहते हैं गरीबी कैसे खत्म होगी? जहाँ पर सरकार की कूटनीति का उपयोग किया जाता हो, जहाँ सरकार अपने आप को, प्रशासन जो है बहुत अपने आप को तेज समझ रहा हो, और ये गलत यहाँ पर प्रावधान है। कहते हैं ये हर एक क्षेत्र पे जो है विश्व स्तर पर सोचने की आवश्यकता है, पूरे भारत को सोचने की आवश्यकता है कि आखिर गरीबी हम दूर कैसे करें। गरीबी दूर तब होगा जब शिक्षा अच्छा मिलेगा, और शिक्षा अच्छा कैसे मिलेगा? तो ये शिक्षा के जो स्तर को बढ़ाना पड़ेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। अगर हम गरीबी अगर कम कर दे, गरीब जो लोगों को है शिक्षित कर दे, तो ऐसी समस्या जो है उत्पन्न ही नहीं होगा। जनसंख्या का सतत पोषित स्तर पर जो है सुनिश्चित करना। देखिए आज हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती जनसंख्या वृद्धि के अधिकतम दर को हल करना है, विशेषकर अफ्रीका, एशिया, दक्षिण एशिया और मध्य पूर्व में। जनसंख्या विस्फोट के जीवन की गुणवत्ता, शिक्षा की उपलब्धता, स्वास्थ्य, घर और स्वच्छ पेयजल, स्वच्छता और जीवन यापन के साधनों के सीधा संबंध है। तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या को जो है अतिरिक्त सुविधाएं देने की सरकार का बहुत बड़ा बोझ पड़ता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर बात आ जाता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है मनुष्य की आवश्यकताएं को पूरा करना। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर पॉइंट है। कहते हैं आर्थिक विकास की वृद्धि के पुनरुत्थान के लिए पहली शर्त है, यह सर्वविदित है कि जब तक मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं पूरा नहीं होगी वह विकास प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेगा। और मनुष्य की आवश्यकताओं को पर्याप्त भोजन, उचित आवास, स्वच्छ जलपूर्ति और स्वच्छ सेवाएं सम्मिलित है। पर्याप्त गुणवत्ता भोजन भी दिया जाना काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर बात आता है। उसके पश्चात है वृद्धि गुणवत्ता को बदलना। देखिए वृद्धि की गुणवत्ता बदलना भी कई मायने में इम्पोर्टेंट है। विकास के जो है दीर्घ विन्यास को बदलने की आवश्यकता है। जब हम वृद्धि या विकास कहते हैं तो हमारा अभिप्राय हमसे आर्थिक विकास अथवा भौतिक विकास से ही होता है, परंतु आवश्यकता इस बात को है कि विकास भौतिकवादी न हो, कम ऊर्जा की खपत हो और सामान्य रूप से जो है विपरीत करने योग्य हो। आर्थिक और सामाजिक विकास एक दूसरे के आसपास में दृढ़ करने योग्य हो। दूसरे शब्दों में आर्थिक विकास के अच्छे सामाजिक विकास की ओर ध्यान देना चाहिए, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, ठीक है, स्वच्छता आदि। साथ ही साथ सामाजिक विकास के किसी क्षेत्र, प्रदेश और देशों को जो है अर्थव्यवस्था को काफ़ी बढ़ाना चाहिए, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके पश्चात है संसाधनों के आधार को सुरक्षित रखना और बढ़ाना। देखिए इसके लिए नैतिक और आर्थिक तर्क दिए जाते हैं। नैतिक तर्क यह है कि हमें अगली पीढ़ियों के लिए पोषण के लिए संसाधनों का संरक्षण करना चाहिए, और इसके साथ ही हमें आर्थिक तर्क को भी समझना चाहिए। आर्थिक तर्क यह है कि हम गरीब व्यक्तियों के पर्यावरण को बचाने के लिए गरीब रहने को नहीं कर सकते, यानी जो गरीब व्यक्ति है उनको लिए संसाधन देने की आवश्यकता है, और दूसरी ओर विकसित देशों में उपभोक्तावाद को चुनौती देने की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण प्रक्रिया आम आदमी की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में आई असमानता को दूर करना होगा। सतत पोषण में चुनौतियों है यह है कि विकास को कम किए बगैर जीवन को यापन के लिए जो है संसाधनों की उपलब्धता बनाए रखते हुए कैसे संसाधनों को संरक्षित रख सकते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, संसाधनों के आधार पर सुरक्षित रखना जो बढ़ावा देने के समान है, जो कि बहुत ज़रूरी भी है। उसके पश्चात है तकनीक का पुण्य अनुकूलन और जोखिम प्रबंधन। देखिए ऊपर वर्णित 5 कार्यनीति का आशय तकनीकी की 2 मुख्य तरह से पुण्य अनुकूल से है। प्रथम जो है नवप्रवर्तन की क्षमता को विकासशील देशों में अत्यधिक बढ़ाना। द्वितीय विकसित देशों के तकनीकों के हस्तांतरण के प्रयत्न करने चाहिए। इसलिए सभी प्रकार के जो है तकनीकी विकास में पर्यावरणीय कारकों को ध्यान में रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है, और यह जोखिम प्रबंधन के प्रश्न से गहराई से जुड़ा हुआ है, जिससे पर्यावरणीय प्रभाव को असरदार तरीके से कम करना होता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके पश्चात जो है 7वां पॉइंट जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, निर्णय लेने में पर्यावरण और अर्थव्यवस्था को मिलना। देखिए निर्णय लेने में पर्यावरण और अर्थव्यवस्था को मिलना काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं अर्थशास्त्र में परिस्थिति को एक दूसरे के जो है विरोधी नहीं मानना चाहिए, बल्कि एक दूसरे से संबंधित मानना चाहिए। सतत पोषित विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अर्थशास्त्र और पारिस्थितिक का गठन आवश्यक है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण 7 पॉइंट जो तो थे हमारे समक्ष जो थे सतत पोषित विकास के अंतर्गत थे। तो देखा जाए तो कहते हैं इसमें जो है गरीब लोगों को आगे बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए, और कहते हैं भेदभाव तो करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि भेदभाव से जो होता है दूसरे गरीब लोगों को मौका नहीं मिल पाता है जो आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ये चैप्टर कई मानने में बहुत महत्वपूर्ण था पर्यावरण के अंतर्गत, और पर्यावरण के बारे में हमने बहुत कुछ जाना और समझा, और एग्ज़ाम व्यू से भी ये चैप्टर
काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जितना हो सके इस वीडियो को जो है अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, ठीक है। कहते हैं अगर शेयर करना है तो इसके लिए आपको आसान तरीका है कि आपने क्या करना है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सअप स्टेटस पे कुछ समय के लिए लगा देना है। जो बच्चों को देखना होगा देखेंगे, जिनको लाभ उठाना है उठाएंगे। आपने अपना कर्तव्य पूरा किया, मैंने अपना कर्तव्य पूरा किया। कहते सब अपना कर्तव्य पूरा करेंगे तो कहते हैं जग कल्याण होना कोई बड़ी बात नहीं रह जाता है, ठीक है। पहली बार वीडियो देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि 8th क्लास से लेके जो है MA के कक्षा तक जो है यहाँ पर हर वीडियो उपलब्ध है, जो आपको समय समय पर मार्गदर्शन करता रहेगा।